ओवर टाइम करते करते मेरी अचानक मौत हो गई और जब मेरी आंख खुली तो मैं एक प्रिमिटिव दुनिया में था। बर्फीली ठंड और चारों तरफ अनजान लोग थे। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था क्योंकि मैं अपनी ऑफिस डेस्क की जगह इस बर्फीली केव के अंदर जमीन पर पड़ा हुआ था। मैं बिल्कुल परेशान था कि आखिर मैं इस प्रिमिटिव ट्राइब में कैसे पहुंच गया। तभी एक लड़की मेरे पास आई और उसने बड़ी हैरानी से पूछा कि मैं कौन हूँ और इस जगह पर कैसे आया। मैंने अपने सर को पकड़ते हुए उससे बताया कि मेरा नाम लू याओ है और मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि होश आते ही मैंने खुद को यहाँ पाया। मैंने उससे पूछा कि आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है। उस लड़की ने एक लंबी सांस ली और मुझे बताया कि 3 दिन पहले उनकी ट्राइब पर एक अचानक हमला हुआ था। हमला करने वालों के पास आयरन स्पीयर्स थे और उनकी गिनती इन लोगों से कहीं ज्यादा थी। उसने बड़े दर्द भरे लहजे में कहा कि उस हमले के बाद अब उनकी ट्राइब में बस यही चंद लोग जिंदा बचे हैं। मैं चारों तरफ देख रहा था। हालत बेहद खराब थी। उनके पास जलाने के लिए आग नहीं थी और ना ही खाने के लिए कुछ बचा था। बाहर भयंकर बर्फीली हवा चल रही थी और मुझे लगने लगा था कि हम सबका यहाँ खात्मा होना तय है। उनमें से एक आदमी लकड़ी घिसकर आग जलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसने परेशान होकर कहा कि अगर आग नहीं जली तो आज रात हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो बुरी तरह थक चुका था और उसने हार मान ली थी, पर उस लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और दोबारा कोशिश करनी चाहिए। मैंने भी अपने अंदर एक अजीब सी आग महसूस की। मुझे भी जिंदा रहना होगा। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़े काले पत्थर पर पड़ी। मैंने जैसे ही उस पत्थर पर हाथ रखा, अचानक मेरी आंखों के सामने एक फ्लोटिंग स्क्रीन पॉपअप हुई। उस स्क्रीन पर लिखा था कि ये कोल है जो जलने के काम आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, उस सिस्टम प्रॉम्प्ट ने मुझे बताया कि इस नए आइटम को डिस्कवर करने के लिए मुझे 5 फ्री स्टैट्स पॉइंट्स मिले हैं। मेरे होश उड़ गए थे। ये कोई सपना नहीं था, ये मेरा सिस्टम था जो जग चुका था। मैंने खुशी से उस पत्थर को उठाया और सबको बताया कि ये कोल है और ये आग जला सकता है। उन लोगों को मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, पर मैंने उन्हें भरोसा दिलाया। तभी केव की दीवार पर मुझे एक मकड़ी दिखी। मैंने उसे भी फोकस किया और सिस्टम ने मुझे उस मकड़ी की जाले से रस्सी और वुंड्स को सिलने का काम कर सकता हूँ ये बता दिया। और इस नई डिस्कवरी के लिए मुझे 5 और स्टैट्स पॉइंट्स मिल गए। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा था। मैंने अपना सिस्टम पैनल खोलकर देखा। सिस्टम ने बताया कि मैंने 2 नए आइटम्स डिस्कवर कर लिए हैं और मेरा प्रोग्रेस 30% हो चुका है। बिगिनर रिवॉर्ड अनलॉक करने के लिए मुझे बस एक और चीज डिस्कवर करनी थी, जिसके बाद मुझे फ्लेम स्पेल मिल जाता। मैंने खुद से कहा कि एक आखिरी चीज डिस्कवर करते ही मैं आग जला पाऊंगा। पर तभी केव के बाहर से खतरनाक आवाजें आने लगी। कुछ भेड़िए केव के अंदर घुस आए हैं। सबकी जान हलक में आ गई थी। उस लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि वो बाहर जाकर भेड़ियों का ध्यान भटकाएगी ताकि बाकी लोग बच सकें। पर मैं जानता था कि बिना आग के हम सब मारे जाएंगे। मैंने जल्दी से बाहर खड़े एक बड़े भेड़िए पर अपना फोकस किया। सिस्टम प्रॉम्प्ट आई और उस भेड़िए को आइडेंटिफाई कर लिया। उसी वक्त मेरा बिगनर टास्क कंप्लीट हो गया और मुझे मेरा फ्लेम स्पेल रिवॉर्ड मिल गया। मेरे चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान थी। मैं तुरंत आगे बढ़ा और मैंने अपना हाथ आगे करते हुए फ्लेम स्पेल कास्ट किया। मेरे हाथ से अचानक एक तेज आग की लपट निकली और उसने लकड़ियों को जला दिया। केव में अचानक रोशनी और गर्मी फैल गई। भेड़िए उस आग को देखकर डर गए और पीछे हटने लगे। मैंने गुस्से में उन भेड़ियों को वहां से भगा दिया। ट्राइब के सभी लोग हैरानी से मुझे देख रहे थे। उनके लिए ये किसी मैजिक से कम नहीं था। वो सब मेरे पास आए और उस लड़की ने मुझे शुक्रिया कहा कि मैंने उन सब की जान बचा ली है। अब केव के अंदर आग तो थी, पर ट्राइब के चीफ ने बताया कि उनके पास खाने के लिए बिल्कुल भी फूड नहीं है। उस चीफ ने अपने लोगों से पूछा कि क्या कोई उसके साथ बाहर जाकर शिकार ढूंढने में मदद करेगा। बाहर का मौसम मौत का पैगाम दे रहा था, पर फिर भी 2 आदमी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने उन्हें रोका और कहा कि इस भयंकर ठंड में बाहर जाकर उन्हें कोई शिकार नहीं मिलने वाला और ये सिर्फ मौत को बुलावा देना होगा। मैंने उन्हें अपना प्लान बताया। मैंने पूछा कि क्या आसपास कोई झील है। एक आदमी ने हामी भरते हुए कहा कि झील तो है, पर वो पूरी तरह से बर्फ बन चुकी है और वहां से मछली पकड़ना नामुमकिन है। मैंने एक बड़ी मुस्कान के साथ उन्हें भरोसा दिलाया कि मेरे पास एक पक्का प्लान है। मैंने उनसे कहा कि जब वो बाहर जाएं तो मेरे लिए कुछ सीधी और मजबूत लकड़ियां ले आएं। चीफ ने मेरी आंखों में देखा और कहा कि वो मुझ पर भरोसा करती है। जब तक वो लोग लकड़ियां लेने गए, मैंने अपना सिस्टम ओपन किया और अपने सारे फ्री स्टैट्स पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर दिए। मेरे अंदर अचानक एक खतरनाक पावर आती हुई महसूस हुई। तभी वो लड़की और बाकी लोग वापस आए। मैंने उनके एक लकड़ी का इस्तेमाल करके एक हारपून तैयार किया और तभी सिस्टम ने मुझे हारपून स्केल लेवल 1 से रिवॉर्ड किया और साथ ही एक और फ्री स्टैट्स पॉइंट भी दे दिया। मैं पूरी तरह से तैयार था। मैं उन लोगों के साथ उस जमी हुई बर्फीली झील पर पहुंचा। उनका सबसे ताकतवर वॉरियर, जिसका नाम मू होंग था, वो भी उस बर्फ को तोड़ नहीं पाया था। मैंने आगे बढ़कर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अपनी नई स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर को बर्फ पर पटक दिया। बर्फ जोरदार आवाज के साथ टूट गई और पानी दिखने लगा। ट्राइब के लोग परेशान थे।
उनका मानना था कि इतनी जोर की आवाज सुनकर सारी मछलियां डरकर भाग जाएंगी, पर मैंने उन्हें शांत रहने को कहा। मैंने अपना हार्पून उठाया, अगले ही पल मैंने एक बड़ी सी मछली पानी से बाहर निकाल ली। ट्राइब के लोग ये देखकर खुशी से पागल हो गए। चीफ खुशी से रोने लगे, लेकिन वहां अगग एक ट्राइब के वॉरियर्स इस सीन को देखकर गुस्सा हो गए। उन्होंने स्वेर किया कि वो हमें मिटा देंगे। रात को सब लोग आग के पास बैठकर मछली खा रहे थे और उनके चेहरों पर सुकून था। वो ट्राइबल पीपल मुझसे पूछने लगे कि आवाज के बाद भी मछलियां वहां कैसे आईं। मैंने उन्हें समझाया कि जब बर्फ टूटती है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सारी मछलियां ऑक्सीजन लेने के लिए सरफेस पर आ जाती हैं। मेरी इस मॉडर्न नॉलेज ने उन सबको मेरा दीवाना बना दिया। चीफ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मेरे इस प्लान ने उनकी पूरी ट्राइब के एक दिन के खाने का इंतजाम कर दिया है। उसने मुझे ट्राइब का सेवियर मान लिया और उसने मुझे दिल से शुक्रिया कहा। सब खुश थे, पर केव के बाहर की ठंडी हवा अभी भी बहुत खतरनाक थी। हवा सीधे केव के अंदर आ रही थी और सब थरथरा रहे थे, घबरा गए थे कि क्या करना चाहिए। मैंने खड़े होकर ऐलान किया कि मेरे पास इसका भी इलाज है। हम इस केव के लिए एक डोर बनाएंगे। उन लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी डोर जैसी कोई चीज देखी ही नहीं थी। मैंने कहा कि जब मैं इसे बनाऊंगा तब तुम लोग ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। मैंने सिस्टम विंडो में प्लान देखा। फिर मैंने मुंहोंग को कुछ और लोगों के साथ लकड़ियां काटने के लिए ऑर्डर दिया। जब वो लोग ढेर सारी लकड़ियां लेकर आ गए तो मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मैं बता नहीं सकता कि सिस्टम की ऑटो क्राफ्टिंग एबिलिटी कितनी ओपी थी। मेरी आंखों के सामने मेरे हाथ मैजिकली मूव कर रहे थे और बस कुछ ही मिनटों में लकड़ियों और बेलों को जोड़कर मैंने एक मजबूत दरवाजा तैयार कर लिया था। हम सब ने मिलकर उस भारी दरवाजे को गुफा के एंट्रेंस पर फिट कर दिया और अगले ही मोमेंट मिरेकल हो गया। बाहर की ठंडी हवा गुफा के अंदर आना पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी। गुफा के अंदर अचानक से रूम हीटर जैसी फीलिंग आने लगी। ट्राइब के लोग लिटरली खुशी से झूम उठे और बार बार कहने लगे कि ठंड चली गई है। उनके लिए मेरा बनाया हुआ ये दरवाजा किसी जादुई आइटम से कम नहीं था। सिस्टम ने मुझे इस नई आइटम को क्रिएट करने पर 5 स्टैट्स पॉइंट्स और रिवॉर्ड कर दिए थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि चाहे मैं इस प्रिमिटिव एरा में फंस गया हूं, पर मेरा ये चीटिंग सिस्टम मुझे पहले से भी कहीं ज्यादा डेंजरस और एक्साइटिंग लाइफ देने वाला है। पर लगता है हमारी किस्मत सच में खराब थी। बाहर से अचानक से बहुत सारी भेड़ियों की आवाजें आने लगी। हमने जो सोचा था वही हुआ। बर्फीले भेड़ियों का पूरा झुंड हमारा शिकार करने वापस आ गया था। ट्राइब की औरतें डरकर रोने लगी। मैंने उन्हें शांत करवाया और कहा कि हमारे पास अभी दरवाजे का प्रोटेक्शन है, इसलिए वो आसानी से अंदर नहीं आ सकते। पर हम आराम से गुफा के अंदर बैठकर उनके जाने का वेट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें उन्हें इफेक्टिवली खत्म करना था ताकि हम हमेशा के लिए सेफ हो जाएं। हमारे पास बाहर निकलकर उनसे आमने सामने लड़ने की पावर नहीं थी। मैंने सबसे कहा कि हमें बाहर आने की जरूरत नहीं है, हम दरवाजे का स्मार्ट यूज करेंगे। मैंने दरवाजा बनाने से बची हुई लकड़ियों और कुछ नुकीले पत्थरों का यूज करके ढेर सारे नए और डेडली स्टोन स्पीयर्स बनाए। मैंने अपना प्लान सबको बताया और उसके बाद मैंने गुफा के दरवाजे को बस थोड़ा सा एक छोटे गैप जितना ओपन किया। बाहर खड़े भूखे भेड़िए दरवाजे के खुलते ही उस गैप में अपना मुंह डालने लगे। यही मेरा प्लान था। हमने उन छोटे गैप से अपने स्टोन स्पीयर्स से डायरेक्ट हिट करना शुरू कर दिया। ये एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी थी जिसमें भेड़िए कुछ नहीं कर पा रहे थे और हम उन्हें सेफ डिस्टेंस से मार रहे थे। जल्द ही हमने उस पूरे वुल्फ पैक का सफाया कर दिया। बाहर बर्फ पर चारों तरफ उन भेड़ियों की डेड बॉडीज पड़ी थीं। ट्राइब के लोग खुशी से पागल थे, क्योंकि अब उनके पास अगले आधे महीने तक खाने के लिए बहुत सारा वुल्फ मीट आ चुका था। मुंहोंग इमोशन में आकर मेरे आगे झुक गया और उसने मुझे ऑफिशियली अपना बॉस मान लिया। जब हम मीट कलेक्ट कर रहे थे तब अचानक से बर्फ से निकलकर एक स्नो वुल्फ कब ने अटैक कर दिया, पर मैंने उसे आसानी से हरा दिया। भले ही वो बस एक छोटा सा बच्चा था, पर इस प्रिमिटिव एरा के वुल्फ कप की ताकत किसी नॉर्मल मॉडर्न इंसान से कहीं ज्यादा थी। मुंहोंग डर के मारे चीखने लगा और उसने पूछा कि बॉस, आपने इस भेड़िए को क्यों नहीं मारा? ये सिंपल था। जब मैंने इस छोटे वुल्फ कप को अपनी आंखों से फोकस किया तो सिस्टम ने मुझे दिखाया कि इस भेड़िए को टेम किया जा सकता है। ये सीरियसली एक नेक्स्ट लेवल चीज थी। मैंने मुंहोंग को एक भुनी हुई मछली का टुकड़ा लाने को बोला और उस मीट को उस गुस्से में भरे वुल्फ कप के सामने डाल दिया। मैंने पूरी आंखों में आंखें डालकर उस कप से कहा कि मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लो, वरना तुम्हारी भी मौत पक्की है। वो भेड़िया राजी हो गई। उस ट्राइब के लोगों ने अपनी जिंदगी में किसी जंगली भेड़िए को इंसान के आगे झुकते हुए नहीं देखा था, क्योंकि ये दुनिया अभी एनिमल हस्बेंड्री पीरियड में भी प्रॉपर्ली एंटर नहीं हुई थी। मैं शायद इस दुनिया का पहला एनिमल टेमर बन गया था। मुंहोंग ने वुल्स मीट गुफा के अंदर शिफ्ट करने का आदेश दे दिया। हम एंजॉय कर रहे थे, पर अचानक से जंगल के अंधेरे में से एक आयरन स्पीयर उड़ता हुआ आया और मुंहोंग को लगा। चीफ ने घबराकर बताया कि ये वही दुश्मन ट्राइब के लोग हैं जिन्होंने उनके लोगों को मारा था। उनका एक आदमी हम पर नजर रख रहा था। चीफ ने सबको तुरंत गुफा के अंदर भागने और डोर बंद करने को कहा।
मैंने सबको समझाया कि वो दुश्मन वहां से भाग रहा था। मैं समझ गया कि वो वापस जाकर अपनी पूरी ट्राइब को हमारी लोकेशन बताने गया है। अगर वो अपनी पूरी ट्राइब ले आया तो ये लकड़ी का डोर उन आयरन वेपन्स को रोक नहीं पाएगा। चीफ बहुत डरी हुई थी। मैंने चीफ को मशवरा दिया कि हमें ये जगह और सारा मीट छोड़कर कहीं और भाग जाना चाहिए, पर मुहोंग बुरी तरह जख्मी था और वो चलने की हालत में नहीं था। मुहोंग ने कहा कि हम उसे यहीं छोड़कर निकल जाएं, वरना उसकी वजह से सब मारे जाएंगे। उसने कहा कि इस चोट की वजह से उसको इन्फेक्शन हो जाएगा और वो वैसे भी मर जाएगा, पर मैंने उन सबको रोका। मैंने उससे कहा कि ये सिर्फ एक छोटी सी चोट है और मैं उसे ठीक कर दूंगा। मैं उन्हें बिना बताए तेजी से केव से बाहर निकल गया। बाहर बर्फ गिर रही थी, पर मुझे सिस्टम पर पूरा भरोसा था कि यहाँ आसपास कोई ना कोई हीलिंग प्लांट जरूर होगा। मैंने बर्फ के बीच ढूंढना शुरू किया और जल्दी ही मुझे एक पहाड़ के किनारे पर्पल रंग का पौधा दिखाई दिया। सिस्टम प्रॉम्प्ट ने कंफर्म किया कि ये एक पेन किलर और हीलिंग अर्ब है। मुझे इसके लिए भी फ्री स्टैट्स पॉइंट्स मिल गए। मैं तुरंत उस अर्ब को लेकर वापस केव की तरफ भागा। रास्ते में मुझे एक वाइन भी मिली जिसकी इलास्टिसिटी बहुत कमाल की थी। मैंने उसे भी अपने पास रख लिया। केव में आते ही मैंने उस पर्पल अर्ब को अपने दांतों से चबाया और उस पेस्ट को मुहोंग के वुंड पर लगा दिया। कुछ ही सेकंड्स में उस अर्ब का मैजिक दिखने लगा। मुहोंग का दर्द बिल्कुल गायब हो गया और उसकी चोट ठीक होने लगी। ट्राइब के लोग ये देखकर दंग रह गए। चीफ ने मुझे एक देवता की तरह देखना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अब हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा क्योंकि दुश्मन कभी भी आ सकते हैं। पर मैंने एक गहरी मुस्कान के साथ उनसे कहा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम उन दुश्मनों को यहीं खत्म करेंगे। चीफ ने परेशान होकर कहा कि दुश्मनों के पास आयरन वेपन्स हैं और उनकी गिनती बहुत ज्यादा है, हम उनसे नहीं जीत सकते। मैंने उन्हें बताया कि मैं उन आयरन स्पीयर्स से भी खतरनाक वेपन बना सकता हूं। मैंने उन्हें बाहर से लाए हुए वाइन और लकड़ी को दिखाया। मैंने उन्हें समझाया कि हम इस लकड़ी और वाइन का इस्तेमाल करके बो और पत्थर से एरोज बनाएंगे। मैंने उन्हें तुरंत ऑर्डर दिया कि बाकी सब लोग भी मेरे बनाए हुए डिजाइन के हिसाब से बोज और एरोज बनाना शुरू करें। मैंने अपने हाथों से इस प्रिमिटिव दुनिया का सबसे पहला बो तैयार किया। सिस्टम स्क्रीन फ्लैश हुई और मुझे बताया गया कि मैंने पहला बो बनाया है जिसके लिए मुझे आर्चरी स्किल लेवल 1 और 10 फ्री स्टैट्स पॉइंट्स मिले हैं। मुझे ये सब किसी गेम जैसा लग रहा था। मैंने ट्राइब के हर एक मेंबर के हाथ में बो और एरोज थमा दिए और उन्हें उनका इस्तेमाल करना सिखा दिया। अब हमारी ट्राइब एक लॉन्ग रेंज आर्चर यूनिट बन चुकी थी जो दूर से ही दुश्मन को ढेर कर सकती थी। तभी अचानक जंगल से दुश्मन ट्राइब के लोग हवा में अपने वेपन्स लहराते हुए आ गए। मैं मुस्कुराया और मैंने अपने सारे फ्री स्टैट्स पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ में लगा दिए। मेरी बॉडी से एक गोल्डन एनर्जी निकलने लगी। मैंने अपनी बो पर एरो लगाया और डोर खोलकर ठीक उनके सामने जा खड़ा हुआ। उनका लीडर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि वो हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा क्योंकि उन्हें अपने आयरन वेपन्स पर बहुत घमंड था। उनका एक आदमी आगे बढ़ा पर मैंने बो से एरो शूट कर दिया और एरो सीधा उसके दिल के आर पार हो गया। दुश्मन ट्राइब के लोग ये नया वेपन देखकर बुरी तरह डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी दूर से उनका आदमी कैसे मारा गया। उनके लीडर को लगा कि ये कोई शैतानी जादू है। वो लोग वहां से भागने लगे पर मैंने अपनी बो से निशाना लगाया और उनके एक और आदमी को ठीक गले पर एरो मारकर गिरा दिया। अब उनके लीडर को समझ आ गया था कि अगर वो पीछे हटे तो सब इस नए वेपन से मारे जाएंगे। मेरे ट्राइब के लोग ये नजारा देखकर शॉक्ड रह गए। यहाँ चीफ ने सोची कि लकड़ी से बनने के बाद भी ये वेपन इतना स्ट्रांग कैसे है। मैंने उन सबको कॉन्फिडेंस दिया और हम वॉर करने निकल पड़े। मुहोंग को बो कंट्रोल करने में थोड़ा दिक्कत हुआ पर फिर भी हम आगे बढ़े। मीनवाइल ऑपोजिशन लीडर ने अपनी बची हुई ट्राइब को ऑर्डर दिया कि जो कोई भी पीछे हटेगा उसको 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। उन सबको मजबूरन आगे बढ़ना पड़ा पर हमने उन पर एरोज की बारिश कर दी और उन सबको बर्फ पर लिटा दिया। जब लड़ाई शांत हुई तो हमने देखा कि दुश्मन ट्राइब का एक आदमी जिंदा बच गया था। वो मुहोंग से लड़ने की कोशिश कर रहा था और मुहोंग को जमीन पर पटक दिया। मैंने सबको ऑर्डर दिया कि उसे जिंदा पकड़ लो। जब उसे बांधकर मेरे पास लाया गया तो मैंने पूछा कि उसका नाम क्या है। उसने गुस्से में बताया कि उसका नाम शुएकू है। वो इनकार कर रहा था मेरी कोई भी बात मानने से। मैंने ऑर्डर दिया कि इसके कपड़े उतारकर इसे बाहर बर्फ में फेंक दो। इतनी ठंड में कोई भी इंसान कुछ ही सेकंड्स में जम जाता, पर 3 मिनट बाद भी उस शुएकू को कुछ नहीं हुआ था। उसने मुझे हंसते हुए बताया कि उसके पास नेचुरल कोल्ड रेजिस्टेंस है और उसे ठंड नहीं लगती। मैं उसकी इस पावर से काफी इंप्रेस हुआ और मैंने तय किया कि इसको अपनी ट्राइब में शामिल करना फायदेमंद होगा। मैंने उसे वापस केव में बुलाया। वो सोच रहा था कि मैं अब उसे मार दूंगा। मुझे पता था कि उसकी ट्राइब का लीडर कुलोऊ बहुत ही जालिम आदमी था जो अपने लोगों को भूखा रखता था। मैंने उस आदमी से पूछा कि आखिर वो कुलोऊ जैसे जालिम लीडर का इतना वफादार क्यों है। उसने मुझे बताया कि सारे ट्राइब चीफ्स एक जैसे ही होते हैं और कुलोऊ ने उसे बचपन से पाला है, इसलिए वो उसको धोखा नहीं देगा। मैंने अपना तरीका बदला। मुझे पता था कि वो भूखा है तो मैंने उसके सामने एक बड़ा सा भुना हुआ मीट का टुकड़ा रख दिया। उसकी आंखें बाहर आ गईं क्योंकि उसने ऐसी शानदार दावत कभी नहीं देखी थी। उसने सोचा कि मैं उसे खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने गुस्से में वो मीट खा लिया और बोला कि वो मरने से पहले पेट भर खाना चाहता था, पर वो मुझे धोखा नहीं देगा। उसने जब अपना पेट भर लिया तो मैंने मुस्कुराते हुए अपने एक आदमी को इशारा किया। मेरे आदमी ने उसके हाथों की रस्सी काट दी।
सुएक्यू बिल्कुल हैरान था। मैंने उससे कहा कि वो आज़ाद है और अपनी ट्राइब में वापस जा सकता है। मैंने उसे समझाया कि कुलों के पास सब लोग गुलाम हैं, पर मेरी ट्राइब में हर एक आदमी को पेट भर खाना मिलता है। जो उसने अभी खाया वो हमारी ट्राइब का रोज का खाना है। वो वहां से उठा और भाग गया। मेरे लोगों ने परेशान होकर मुझसे पूछा कि मैंने उस दुश्मन को वापस क्यों जाने दिया। उन्हें लग रहा था कि वो वापस जाकर कुलों को सब बता देगा और कुलों अब अपनी पूरी ट्राइब के साथ हमले के लिए आएगा। मैंने उन्हें शांत किया और उन्हें बताया कि मैं यही चाहता था। मैं चाहता था कि वो वापस जाए और कुलों को भड़काए, ताकि कुलों अपनी पूरी आर्मी यहाँ ले आए और हम उन्हें एक ही बार में हमेशा के लिए खत्म कर सकें। मैंने उन्हें अपना मास्टर प्लान समझाया। मैंने उन्हें सिखाया कि कैसे पेड़ों और रस्सियों का इस्तेमाल करके ट्रैप बनाए जाते हैं। हमने मिलकर केव के बाहर पूरे जंगल में बर्फ के नीचे ऐसे हिडन ट्रैप्स बिछा दिए। मेरा प्लान सिंपल था, दुश्मन अंधेरे में आएगा और सीधा उन ट्रैप्स में फंस जाएगा। मीनवाइल सुएक्यू माउंटेन वुल्फ ट्राइब वापस गया और चीफ को सब कुछ बता दिया। चीफ गुस्सा होकर हमला करने ही आ रहे थे कि सुएक्यू ने कहा कि हमसे दुश्मनी न किया जाए तो अच्छा होगा, लेकिन चीफ ने जोरदार पंच करके सुएक्यू को बोला कि उसे न सिखाए कि क्या करना है। और वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। रात के अंधेरे में दुश्मन चीफ कुलौ अपनी पूरी फौज लेकर दबे पांव केव की तरफ बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि अंधेरे में हमारे बोझ बिल्कुल बेकार हो जाएंगे और वो आराम से हम पर कब्जा कर लेगा। पर मेरे पेट वुल्फ शाओबाई ने दूर से ही उनकी सेंट पकड़ ली और मुझे आगाह कर दिया। जब कुलो के लोग केव के करीब पहुंचे तो उनका पैर हमारे बिछाए हुए ट्रैप्स पर पड़ गया। अचानक रस्सियां खींची और एक के बाद एक सारे दुश्मन हवा में उल्टे लटक गए। कुलो का बिल्कुल दिमाग खराब हो गया था। उसे लगा कि ये जंगल किसी भूत प्रेत के कब्जे में है। धीरे धीरे सारे दुश्मन ट्रैप्स पर पड़ गए। तभी हम सब अपने हाथों में टॉर्चेज और बोझ लेकर केव से बाहर आए। चीफ यू ने जब ये सीन देखी तब उसने देरी नहीं की और ऑर्डर दिया कि सबको मार दिया जाए। ऑपोजिशन चीफ को लगा कि सुएक्यू ने कॉन्स्पिरेसी किया है तो वो सुएक्यू को मारने वाला था, लेकिन मैंने मेरी आर्चरी स्किल से उसके हाथ में छेद कर दिया। सिस्टम ने मुझे बता दिया था कि मेरा ट्रैप सक्सेसफुल हो गया है और इसकी वजह से मेरी आर्चरी स्किल लेवल 2 पर अपग्रेड हो गई थी। कुलो दर्द से चिल्लाने लगा कि वो हार नहीं मान सकता, पर चीफ यू ने अपना बदला ले लिया, उसके दिल में हमला करके। चीफ ने मुझे ट्राइब की जीत की बधाई दी और अपना सेवियर मानते हुए मुझ पर पूरा विश्वास जताया। हमने डिसाइड किया कि हम सीधा चलकर माउंटेन वुल्फ ट्राइब के रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेंगे। रात भर में हमने दुश्मन की पूरी ट्राइब को खत्म कर दिया था। अगली सुबह मेरी ट्राइब के लोग खुशी से जश्न मना रहे थे। हमने कुलो की सेटलमेंट पर पूरा कब्जा कर लिया था। वहां आरामदायक गर्मा गर्म झोपड़ियां थीं और हम सबको केव की उस बर्फीली जमीन से छुटकारा मिल गया था। चीफ मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि उसने कल रात वाले बचे हुए सभी दुश्मनों को जिंदा पकड़ लिया है। मोहोंग ने गुस्से में कहा कि इन लोगों ने हमारी ट्राइब के मासूम लोगों को मारा था, इसलिए इन सबको मौत की सजा मिलनी चाहिए। मोहोंग ने अपना वेपन उठा लिया था उन दुश्मनों को मारने के लिए, पर चीफ ने तुरंत आगे बढ़कर मोहोंग को रुकने का ऑर्डर दिया। चीफ ने मुझसे पूछा कि अब क्या किया जाए। मैंने उसे समझाया कि इस प्रिमिटिव टाइम में ह्यूमन पावर की कीमत क्या होती है। मैंने उन दुश्मनों की तरफ इशारा करते हुए चीफ को बताया कि ये लोग हमारे लिए दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये हमारी वो फ्री लेबर हैं जो आगे चलकर हमारे नए एम्पायर को बनाने में दिन रात मजदूरी करेंगे। मैं इनकी जान बख्श दूंगा, पर उसके बदले में ये जिंदगी भर हमारे गुलाम बनकर रहेंगे। मुझे पता था कि आगे चलकर हमें और भी खतरनाक जंगली जानवरों और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन ट्राइब्स का सामना करना पड़ेगा। ट्राइब का कॉन्स्टेंटली बड़ा और ताकतवर होना बहुत जरूरी था और इस प्रिमिटिव एरा में सबसे कीमती चीज थी पॉपुलेशन। मैंने उन पकड़े हुए दुश्मन कैप्टिव्स की तरफ देखा। ज़ूक्यो जमीन पर बैठा था। उसने तो अपने दिमाग में पूरी तरह सोच लिया था कि उसकी मौत अब पक्की है। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि उसने मरने की तैयारी कर ली है और मैं अपना काम शुरू कर सकता हूं। पर मैंने एक शातिर और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा और बोला, किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूं? ज़ूक्यो एकदम हैरान रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा कि क्या मैं उसको इस बार भी जिंदा छोड़ दूंगा। मैंने सबके सामने अनाउंस किया कि यह दूसरी बार है जब ज़ूक्यो मेरे हाथ लगा है और तुम्हारा लीडर कूल हो तो वैसे भी मारा जा चुका है, तो अब तुम सब मेरे लिए काम करोगे और मेरी स्ट्रेंथ बनोगे। मैंने उसके हाथ को खोल दिया। उन सब ने कहा कि उस बेवकूफ और जालिम कूलो की वजह से उन सब की जान खतरे में आई और वो इस हालत में पहुंचे हों। मैंने उनसे सीधा पूछा कि क्या तुम सब जिंदा रहना चाहते हो? मैंने उन्हें एक लाइफ चेंजिंग ऑफर दिया कि अगर वो मेरी ट्राइब ज्वाइन कर लें तो उन्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी सच्चाई और दरियादिली प्रूफ करने के लिए मैंने ज़ूक्यो का एग्जाम्पल दिया। मैंने सबको बताया कि कैसे मैंने उसे 2 बार पकड़ा और दोनों बार बिना किसी नुकसान के छोड़ दिया। यहाँ तक कि मैंने उसे बेहतरीन रोस्टेड वुल्फ मीट भी खिलाया था। मैंने प्रॉमिस किया कि मेरी ट्राइब ज्वाइन करने पर हर किसी को रोज भरपेट खाना मिलेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। रोज भरपेट खाना, ये अल्फाज सुनकर उन सभी प्रिमिटिव लोगों की आंखों में ऐसी चमक आ गई जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। उन्हें यकीन हो गया कि मैं सच बोल रहा हूं और मैं उनके पुराने लीडर जैसा
ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। उन सब ने तुरंत एक आवाज में मेरी ट्राइब ज्वाइन करने के लिए हाँ कर दी। मैंने अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि इन सब के बंधन खोल दो और फीस्ट शुरू करो। मैंने उन्हें पिछली बार का बचा हुआ सारा वुल्फ मीट निकालकर खिलाने को कहा। वो लोग हैरान थे कि मैं दूसरे ट्राइब लीडर्स की तरह क्रूएल नहीं था। वो लोग भूखों की तरह मीट पर टूट पड़े, एक दूसरे से थोड़ा बहुत झगड़ भी रहे थे खाने के लिए। अब मुझे पूरा पता था कि ये सब लोग कंप्लीटली मेरे लॉयल हो चुके थे। चीफ यू चलकर मेरे पास आई और बोली कि उसने आज तक अपनी पूरी लाइफ में किसी को कैप्टिव्स के साथ ऐसा अच्छा बिहेव करते नहीं देखा और उसने मेरी विजनरी थिंकिंग की बहुत तारीफ की। लेकिन मेरी इस दावत वाले मूव ने एक नई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। मू होंग ने मेरे पास आकर परेशानी में बताया कि बॉस, हमारा सारा खाना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और सर्दियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। इतने सारे लोगों का पेट लगातार कैसे भरेगा? ये सच में एक बड़ा इशू था। अगर हम किसी तरह स्प्रिंग सीजन तक सर्वाइव कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तब तक खाने का बड़ा जुगाड़ करना जरूरी था। मैंने सोचा कि मुझे हंटिंग का कोई नया और इफेक्टिव तरीका ढूंढना होगा। बाहर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। ऐसे में शिकार मिलना बहुत मुश्किल था। तभी मेरी नज़र मेरे नए पेट श्याओ बाई पर पड़ी, जो मेरे पैरों के पास घूम रहा था। मैंने मू होंग से पूछा कि वुल्फ से इतनी बार लड़ाई करने के बाद उसे वुल्फ्स की सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है। मू होंग थोड़ा कंफ्यूज था और उसने ना में सिर हिला दिया। मैंने उसे बताया कि वुल्फ्स की सबसे तगड़ी पावर और उनका मेन हथियार उनकी सेंस ऑफ स्मेल होती है। मैंने एक कॉन्फ्रेंस स्माइल दी और कहा कि अब मैं तुम्हें इसकी असली पावर दिखाता हूँ। श्याओबाई को कमांड देते ही हम सब हंटिंग के लिए निकल पड़े। जंगल में आगे बढ़ते हुए श्याओबाई ने अचानक आगे जाकर बाग किया और हमने फौरन अपनी बोझ तान ली। पर वहां जो सफेद हिरन था वो अचानक से अलर्ट हो गया और इतनी तेजी से भागा कि उसको नॉर्मल स्पीड से पकड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। पर मैं भी कहाँ पीछे हटने वाला था। मेरे पास मेरा सिस्टम था। मैंने अपना सिस्टम पैनल ओपन किया और तुरंत अपने सारे अवेलेबल स्टैट पॉइंट्स एजिलिटी पर डाल दिए। एजिलिटी मैक्स आउट होते ही मेरी स्पीड अचानक से एक सुपर ह्यूमन लेवल पर पहुंच गई और मैं हवा को चीरते हुए उस हिरन के पीछे भागा। प्रिमिटिव जमाने के एनिमल्स भले ही साइज में ह्यूज थे, पर मेरी मॉडर्न सिस्टम स्पीड के आगे उनका बचना पॉसिबल नहीं था। मैंने परफेक्ट एम लिया और अपनी बो से एक तीर छोड़ दिया जो सीधा उस जायंट व्हाइट डियर को जा लगा और वो वहीं बर्फ पर ढेर हो गया। ये अकेला जायंट शिकार पूरी ट्राइब के लिए कई दिनों तक काफी था। मैंने सबको ऑर्डर दिया कि इस मस्ट डियर को उठाकर वापस बेस पर ले चलो। रात को आग के पास सब मजे से उस डियर का मीट खा रहे थे। एक बंदे ने मुझे चुपचाप खाते हुए देखकर मजाकी अंदाज में कमेंट मारा कि मैं कितने सोफिस्टिकेटेड और तमीज वाले तरीके से खाता हूँ, बिल्कुल उनकी ट्राइब की औरतों से भी ज्यादा नजाकत से। चीफ यू मेरे पास आकर बैठी। उसने मुझे थैंक यू कहा कि मेरी और सिर्फ मेरी वजह से आज पूरी ट्राइब एक साथ यूनाइटेड और सेफ फील कर रही है। उसने मुझसे गुजारिश की कि मैं इस नई और यूनाइटेड ट्राइब को एक नया नाम दूं। मैंने थोड़ा डीप सोचा और एक पावरफुल आवाज में सबके सामने कहा, दा हुआंग ट्राइब। दा हुआंग का मतलब है इस प्रिमिटिव वेस्टलैंड को कंप्लीटली कॉन्कर करना। सबको ये नाम बहुत पसंद आया। मैंने वहीं बैठे खुद से प्रॉमिस किया कि इस डेंजरस प्रिमिटिव एरा में मैं एक टॉप टियर लाइफ जीऊंगा। तभी मेरा सिस्टम एक्टिवेट हुआ और एक गोल्डन नोटिफिकेशन स्क्रीन पर पॉपअप हुआ। सिस्टम ने बताया कि दा हुआंग ट्राइब को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश करने के लिए मुझे रिवॉर्ड के तौर पर 20 फ्री स्टैट्स पॉइंट्स और हीलिंग स्किल लेवल 1 मिल गया है। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि मेरे पास अब हीलिंग की मैजिकल पावर थी। तभी मैंने उस डियर मीट का एक बड़ा टुकड़ा खाया और अचानक मेरा मुंह बहुत बुरा सा बन गया। मैं लगभग उसे थूकने वाला था। चीफ यू और मू होंग मेरी ऐसी हालत देखकर घबरा गए। उन्हें लगा कि मीट खराब है या मुझे कुछ हो गया है। उन्होंने परेशानी से पूछा कि बॉस, क्या आप बीमार पड़ गए हो? ये मीट तो उनके लिए एक अल्टीमेट लग्जरी डेलिकेसी थी। मैंने उन्हें समझाया कि मैं बीमार नहीं हूँ, बस बात यह है कि भले ही ये मीट उनके लिए बहुत ठीक हो, पर मैं एक ऐसी मॉडर्न जगह से आया हूँ कहाँ फूड में अलग अलग स्पाइसेस होते हैं। जब मैं शुरू में यहाँ आया था तब भूख और एक्सट्रीम ठंड की वजह से मैंने ये बेस्वाद मीट खा लिया था, पर अब इसमें तो सॉल्ट का नामो निशान तक नहीं है। मैं इसको डेली कैसे खाऊंगा? सॉल्ट वो क्या होता है? उन्होंने हैरानी से पूछा। मैंने डिसाइड कर लिया था कि कल चाहे जो हो जाए मैं सॉल्ट ढूंढ कर ही रहूंगा। मैंने उन्हें डिटेल में बताया कि भले ही उन्होंने सॉल्ट का नाम नहीं सुना, पर उसके बिना कोई भी इंसान फिजिकली ठीक से जिंदा नहीं रह सकता। उसके बिना शरीर की सारी ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इंसान वीकन हो जाता है। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें टाइम टू टाइम वाइल्ड जानवरों का कच्चा खून पीने की तलब होती है? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और अग्री किया। मैंने उन्हें समझाया कि खून पीना एक्चुअली बॉडी के अंदर सॉल्ट कंज्यूम करने का एक बहुत ही घटिया और इनएफिशिएंट तरीका है। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि कल मैं उन्हें नेचर में पाया जाने वाला असली नेचुरल सॉल्ट दिखाऊंगा। प्रॉब्लम ये थी कि नेचुरल सॉल्ट था कहाँ? वो नदी के उस पार था जहां हम खड़े थे, पर नदी का पानी इतना फ्रीजिंग ठंडा था कि उसको तैरकर पार करना किसी आम प्रिमिटिव इंसान के बस की बात नहीं थी और उसमें जमकर मरने का पूरा रिस्क था। बोट बनाना अभी हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से बहुत लंबा और मुश्किल काम था। सब परेशान थे कि वहां कैसे जाएंगे। तभी ज़ुएक्यू आगे आया और कॉन्फिडेंटली बोला कि बॉस, मैं जाऊंगा। उसे नेचुरली ठंड नहीं लगती थी, ये बात तो मैं भूल ही गया था। ज़ुएक्यू ने बिना सोचे उस बर्फीली नदी में जंप लगा दी और स्मूथली तैरकर उस पार चला गया।
वहां पहुंचकर उसने किनारे पर जमे हुए क्रिस्टल क्लियर रॉक्स को उठाकर टेस्ट किया। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए, जिससे मुझे क्लियर पता चल गया था कि उसने सॉल्ट ढूंढ लिया है। उसने उस नमकीन स्वाद को अपनी लाइफ में पहली बार फील किया था और वो अमेज्ड था। उसने चिल्लाकर मुझसे पूछा कि बॉस, इस सॉल्ट को वापस हमारी तरफ कैसे लाना है। मैंने रिलैक्स होते हुए कहा कि तुम टेंशन मत लो, वहीं रुको, मैं अभी कुछ करता हूं। अब हमारे पास फाइनली सॉल्ट था, पर उसको स्टोर करने के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट पानी उबालने के लिए हमें अच्छे बर्तन चाहिए थे। मू होंग ने आकर पूछा कि बॉस, अब हम आगे क्या करने वाले हैं। मैंने उसे समझाया कि अब हम प्रॉपर पॉटरी बनाएंगे। उसके लिए हमें सिर्फ अच्छी क्वालिटी की मिट्टी और फाइन सैंड की रिक्वायरमेंट थी। हम सब सैंड की तलाश में निकल पड़े और जल्द ही चीफ यू ने एक परफेक्ट स्पॉट पर फाइन सैंड ढूंढ निकाली। मिट्टी और सैंड को प्रॉपर रेशियो में मिक्स करके मैंने परफेक्ट क्ले बनाई और उस क्ले से प्रिमिटिव पॉटरी शेप करना शुरू किया। अब सबसे बड़ा चैलेंज था उस क्ले पॉटरी को आग में ठीक से पकाना। हमारे पास कोई प्रॉपर किल नहीं था जो फायर का टेम्परेचर इवनली कंट्रोल कर सके, इसीलिए इनिशियल अटेम्प्ट्स फेल हो गए और आधे कच्चे बर्तन टूट गए। मू होंग बहुत डिसअपॉइंटेड और सैड लग रहा था, पर मैंने उसे मोटिवेट किया और कहा कि हार नहीं माननी है, हम लगातार ट्राई करेंगे तो जरूर सक्सेस मिलेगी। मैंने उन्हें बताया कि अगर हमने पॉटरी ठीक से बना ली तो हम क्लीनली बॉइल्ड वाटर पी सकेंगे और अपना प्रेशियस सॉल्ट भी सेफली स्टोर कर पाएंगे। तभी जुएक्यू नदी पार से भागता हुआ वापस आया और उसके चेहरे पर एक्सट्रीम पैनिक था। उसने मुझे आकर हाँफते हुए बताया कि बॉस, उसने वहाँ दूसरी ट्राइब के लोगों को स्काउट करते हुए देखा है और वो ज़रूर डेडली येलांग ट्राइब के लोग हैं। उसने और डिटेल्स डिस्क्लोज की कि मारा गया कूलू हमेशा से येलांग ट्राइब के बॉस का अंडरलिंग था और हर 10 दिन में उन्हें अपने शिकार का एक बड़ा हिस्सा प्रोटेक्शन फी के रूप में देता था। अगर उन्हें पता चल गया कि कूलू मारा जा चुका है तो वो अपना रिवेंज लेने हम पर मैसिव अटैक कर देंगे। मैंने गुस्से से उसे देखा और पूछा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। उसने बताया कि येलांग ट्राइब कूलू की ट्राइब से साइज और स्ट्रेंथ में 3 गुना ज्यादा बड़ी है। चीफ यू ये सुनकर बुरी तरह घबरा गई। उसने सोचा कि अभी हम एक तबाही से बचे थे और अब एक और नई तबाही हमारे सिर पर आकर खड़ी हो गई है। उसने मुझे नई जगह रिलोकेट होने का सजेशन दिया, पर मैंने उसे काम करते हुए एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी और कहा कि इतना पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इन सब से निपटने का एक सॉलिड मास्टर प्लान ऑलरेडी रेडी था। हम सब वापस अपने बेस पर आए। मैंने ज़मीन पर एक क्लियर ब्लूप्रिंट ड्रॉ किया और सबको समझाया कि हम एक केयरफुली डिजाइंड ईजिली डिफेंसिबल और हार्ड टू अटैक वुडन डिफेंसिव वॉल बनाएंगे और उसके साथ में एक ऊंचा वॉच टावर भी खड़ा करेंगे ताकि हम दुश्मन को दूर से ही स्पॉट कर सकें। मैंने पूरी ट्राइब को, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या बच्चे, सबको इस मैसिव प्रोजेक्ट में लगा दिया। कुछ दिन तक सबने बिना थके मिलकर दिन रात मेहनत की। चीफ यू ने मुझ पर पूरा भरोसा दिखाया और हमारी ट्राइब प्रैक्टिकली एक इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस में बदल गई। इस इंटेंस प्रिपरेशन के दौरान मेरी आर्चरी मास्टरी लेवल 3 पर अपग्रेड हो गई थी। अब मेरी आर्चरी स्किल्स इतनी डेडली और एक्यूरेट हो चुकी थी कि मैं इस प्रिमिटिव वर्ल्ड में किसी को भी इजीली डोमिनेट कर सकता था। चीफ यू मेरे पास चलकर आई। वो मेरे स्किल्स और लीडरशिप को देखकर काफी इंप्रेस थी। उसने ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया कि शुरू में वो इस प्लान पर थोड़ा डाउट में थी, पर मेरी फ्लॉलेस आर्चरी देखने के बाद उसकी सारी टेंशन हवा में उड़ चुकी थी। तभी अचानक हमने एक हैवी थडिंग आवाज सुनी जो जमीन को हिला रही थी। सामने से एक मैसिव और टेरिफाइंग प्रिमिटिव बीस्ट, जिसे उन्होंने जिया लॉन्ग हॉर्न सिरोटॉप्सियन डायनासोर कहा, वहां आ गया था। ये बीस्ट अग्रेसिवली हमारी तरफ बढ़ रहा था। चीफ यू उस जायंट बीस्ट को देखकर घबरा गई और चिल्लाकर बोली कि ये बीस्ट बहुत खतरनाक है और इसके ऊपर की इतनी थिक आर्मर लाइक स्किन पर हमारे स्टोन स्पीयर्स का कोई असर नहीं होगा। उसने वॉर्न किया कि मेरी एरोज भी इस पर परफेक्टली यूजलेस होंगी, पर मेरी बाज जैसी नजरों ने उस बीस्ट को प्रॉपर्ली स्कैन कर लिया था। दुनिया में ऐसी कोई भी पावरफुल चीज नहीं थी जिसका कोई क्रिटिकल वीक पॉइंट ना हो। इस बीस्ट की बॉडी पर हर जगह हैवी आर्मर था, सिवाय इसकी बड़ी बड़ी आंखों के। चीफ यू अभी भी चिल्ला रही थी कि वहां इतनी छोटी जगह एम करना नामुमकिन है, पर मैं तो आर्चरी लेवल 3 का मास्टर था। मैंने पीसफुली अपनी बो को उठाया, स्ट्रिंग को अपनी फुल पावर से पुल किया और एक एरो स्ट्रेट हवा को चीरते हुए उस बीस्ट की आंख के अंदर डाल दिया। बीस्ट दर्द से बुरी तरह चिल्लाता हुआ वहीं बर्फ पर गिरकर मर गया। दूर पेड़ों के पीछे से येलैंग ट्राइब के कुछ स्काउट्स छुपकर ये सब देख रहे थे। उनका लीडर कंप्लीटली हैरान था कि ऐसा जायंट आर्मर प्लेटेड बीस्ट किसी ने अकेले सिर्फ एक एरो से कैसे मार दिया। उन्हें सडनली रियलाइज हुआ कि ये जगह तो कूलू की टेरिटरी थी, पर मैं उनके लिए बिल्कुल अनजान था। फिर उनकी तीखी नजर चीफ यू पर पड़ी। उन्होंने तुरंत डिडक्शन लगाया कि कूलू जरूर इस नई फैक्शन द्वारा मारा गया है। ये रैन लीडर की आंखों में हवस और एक्सट्रीम गुस्सा दोनों साफ थे। उसने डिसाइड किया कि वो हमारी इस छोटी सी ट्राइब को पूरी तरह क्रश कर देगा, कूलू का बदला लेगा और चीफ यू को अपने लिए जबरदस्ती उठा लेगा। उन्होंने वहां से चुपके से निकलकर अपनी बड़ी आर्मी को प्लान करके लाने का डिसाइड किया। वापस बेस पर मू होंग खुशी से जोर जोर से उछल रहा था। उसने फाइनली काफी कोशिशों के बाद पहला परफेक्ट क्ले पॉट बना लिया था। मैं बहुत खुश था कि मेरी बताई हुई टेक्निक और उनकी मेहनत रंग लाई। मैंने उन्हें अपना डिफेंस स्ट्रैटेजी बताया कि जब भी दुश्मन अटैक करेंगे तो हमें बस अपने स्ट्रॉन्ग वुडन डोर्स अंदर से फर्मली लॉक करने होंगे। ये वॉल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जायंट बीस्ट तो दूर, दूसरी ट्राइब के सबसे ताकतवर प्रिमिटिव वॉरियर्स भी इसको किसी हालत में नहीं तोड़ पाएंगे।
मैंने लोगों से उस मरे हुए सेराटोटॉप्सियन बीस्ट का मैसिव बॉडी अंदर लाने को कहा। चीफ यू पूरी तरह कंफ्यूज थी जब मैंने उनसे उस बीस्ट का थिक आर्मर्ड स्किन निकालने को कहा। मैंने उस स्किन को हमारे नॉर्मल फर वाले कपड़ों के साथ स्टिच करने का ब्रिलियंट आइडिया लगाया। मैं एक्चुअली उस प्रिमिटिव वर्ल्ड में पहली बार ट्रू कॉम्बैट आर्मर क्राफ्ट कर रहा था। कुछ टाइम बाद जब हम रिलैक्स कर रहे थे, अचानक हमारी दीवारों पर एक जोरदार धक्का लगा। मैंने सबको अलर्ट किया और तेजी से वॉच टावर पर भागा। बाहर देखा तो एक ह्यूज रेड आइड ब्लैक बेयर हमारी वॉल को एग्रेसिवली ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। चीफ यू को समझ नहीं आया कि एक बेयर बिना किसी प्रवोक किए अचानक इस तरह अटैक क्यों कर रहा है। मैंने कहा पता नहीं, पर इसे तुरंत रोकना होगा। तभी हमने देखा कि और भी मैसिव बेयर्स वहां आ गए थे और वॉल पर अटैक करने लगे। ये सिचुएशन अचानक से काफी सस्पिशियस हो गई थी। असल में ये लैंड ट्राइब का लीडर दूर से देखकर हंस रहा था कि उसका मास्टर प्लान ब्रिलियंटली काम कर गया। उसने एक्चुअली ब्लैक बेयर्स को केयरफुली हमारी तरफ डाइवर्ट किया था ताकि वो हमारी ट्राइब को तबाह कर दे और उसके बाद वो आराम से बची खुची लाशों पर आकर लूट सकें। पर मैं उन सबसे बहुत ज्यादा स्मार्ट था। मैंने अपनी आर्चर टीम को एरोज फायर करने का ऑर्डर दिया और देखते ही देखते हमने वॉल के ऊपर से उन सभी बेयर्स को स्मूथली मार गिराया। मैंने वॉल से नीचे जाकर उन बेयर्स की बॉडी चेक की तो मुझे वहां ग्राउंड पर फ्रेंजी बेरीज गिरी हुई मिली। मुझे इंस्टेंटली समझ आ गया कि बेयर्स क्रेजी क्यों थे। उन बेयर्स ने ये बेरीज खाई थी। चीफ यू ने मुझे फिर से प्रॉफिट कहा क्योंकि मुझे इस प्रिमिटिव दुनिया की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की इतनी डीप नॉलेज थी। मैंने उसको सच्चाई बताई कि ये बेरीज एक्चुअली बहुत ऊंचे पेड़ों पर उगती हैं। बेयर्स उन्हें खुद जंप करके नहीं तोड़ सकते। इसका सीधा सा मतलब था कि किसी इंसान ने क्लेवरली ये बेयर्स पर यूज किया था ताकि वो ब्लाइंडली हम पर अटैक करें। ये कंप्लीटली ये लैंग ट्राइब की मूवमेंट थी। ये लैंग लीडर दूर से पेड़ों के पीछे शॉक में था कि उसकी बेयर आर्मी हमारी सॉलिड वॉल के आगे मिजरेबली फेल हो गई। बेयर्स के मरने के बाद उसने फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में अपनी आर्मी को डायरेक्ट अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। हमारी वॉल्स एनिमल से तो बचा सकती थी, पर जब उनकी प्रिमिटिव आर्मी ने हम पर फ्लेमिंग एरोज और हैवी भाले फेंकने शुरू किए तो सिचुएशन बहुत टेंस हो गई। लड़ाई के इंटेंस केओस के दौरान एक भाला हवा में उड़ता हुआ आया और चीफ यू के पेट में लग गया। वो दर्द से चीखती हुई खून से लथपथ जमीन पर गिर गई। मैं अपना बोझ छोड़कर तुरंत उसके पास भागा। उसने रोते हुए मुझे पकड़ते हुए कहा कि बॉस मुझे अभी छोड़ दो, ये इतनी फेटल चोट है कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी। उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा कि उसके बाद अब इस ट्राइब का इकलौता लीडर मैं ही हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मरते मरते एक बहुत इमोशनल कन्फेशन किया कि इस प्रिमिटिव एरा में हर औरत का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा सपना होता है, एक सबसे ताकतवर और स्मार्ट आदमी से शादी करना। और अगर वो आज जिंदा बचती तो उसकी आखिरी विश थी मुझसे शादी करने की, पर अब वो मरने वाली थी। मैंने उसकी बातों को सुनकर एक स्लाइट ग्रिन दी और स्मूथली बोला, किसने कहा कि तुम मरने वाली हो? मैंने अपना सिस्टम इंटरफेस ट्रिगर किया और न्यूली एक्वायर्ड हीलिंग स्किल एक्टिवेट की। मेरे हाथों से एक वार्म ग्रीन लाइट निकली और चीफ यू के फेटल वुंड पर पड़ने लगी। देखते ही देखते मैजिक की तरह उसकी फेटल ब्लीडिंग टोटली रुक गई और वुंड सील होने लगा। वो शॉक में थी कि ये कैसा डिवाइन चमत्कार था। उसने मुझे लिटरली एक आसमानी भगवान मान लिया था। मैंने उसे प्यार से डांटते हुए कहा कि चुपचाप लेटी रहो। मेरा लेवल 1 हीलिंग स्किल अभी इस डीप वुंड को पूरा ठीक नहीं कर पाएगा। मुझे अभी इसको ठीक से बैंडेज करना होगा। मैं उसके काफी पास झुका और थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोला कि वैसे तुमने जो अभी शादी वाला कन्फेस किया था वो सच में सीरियस था क्या? तभी मू होंग चिल्लाता हुआ मेरे पास आया कि बॉस, बाहर सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। ये लैंग ट्राइब का वो लीडर जिसका चेहरा स्कार से भरा था, स्कार फेस, बहुत ताकतवर और ब्रूटल था। मू होंग और शुई क्यू दोनों मिलकर भी उसको हरा नहीं पा रहे थे और वो हमारी लाइंस ब्रेक कर रहा था। चीफ यू को प्रॉपरली रेस्ट करने बोलकर मैं तुरंत वॉच टावर से नीचे गया। मैंने दुश्मनों के सामने बाहर निकलकर डायरेक्टली उन्हें फेस करने का डिसाइड किया। शुई क्यू नीचे जमीन पर खून में गिरा हुआ था। उसने मुझसे वॉर्न किया कि बॉस, ये स्कारफेस बहुत डेंजरस है, आप अकेले मत जाना। स्कारफेस ने मेरी तरफ देखकर जोरदार मजाक उड़ाया
कि अब मैं उनके टॉप फाइटर को मार चुका हूं, तो तुमने अपने इस डेलिकेट और वीक लुकिंग बॉस को भेज दिया। उसने प्राउडली डिक्लेयर किया कि मैं उसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाऊंगा। उसने कहा कि मुझ जैसे निठल्ले और निहत्थे को मारने के लिए उसको अपने आयरन वेपन की भी जरूरत नहीं है। उसने अपना भाला जमीन पर फेंक दिया और अपने बैर हैंड से मेरी तरफ चार्ज किया। उसने अपने पूरी ब्रूटल पावर से एक क्रशिंग पंच मेरे चेस्ट पर मारा, पर वो बेवकूफ नहीं जानता था कि मैंने उसके लिए क्या प्रिपेयर किया था। जैसे ही उसका थंडरिंग पंच मेरे चेस्ट पर लगा, एक लाउड मेटल लाइक क्लैशिंग आवाज आई और उसके हाथ से खून निकलने लगा। उसने पीछे हटकर डरते हुए पूछा कि ये हार्ड चीज क्या है। मैंने अपना फर कोट थोड़ा ओपन किया और उसके नीचे उस हॉर्न सेराटॉप्सियन की अनपियर्सिबल स्ट्रॉन्ग स्किन से बना आर्मर धूप में चमक रहा था। मैंने उससे कॉन्फिडेंटली बताया कि ये है विजडम, जो मेरे और तुम्हारे बीच का सबसे बड़ा और मेन डिफरेंस है, और इसके अलावा मैं थोड़ी बहुत डेडली मार्शल आर्ट्स भी जानता हूँ। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा और उस पर एक ही लाइटनिंग फास्ट प्रिसाइज स्ट्राइक करके उसको वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया। हमारी आर्म्ड पार्टी निकल पड़ी येलांग ट्राइब को पूरी तरह से वाइप आउट करने। रास्ते में हमें बर्फ में पड़ी हुई एक मैसिव और टेरिफाइंग सेबर टूथ टाइगर मिली। वो बुरी तरह से घायल थी और उसके बॉडी में ढेर सारे स्पीयर्स लगे हुए थे। सिस्टम ने स्कैन करके शो किया कि इसकी कंडीशन हैवी वुंड है, पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये टेमेबल है। मेरे साथी उस जायंट टाइगर को देखकर डर गए कि बॉस ये एक वाइल्ड एपेक्स बीस्ट है और इंसानों से इंटेंसली नफरत करता है, क्योंकि इसी येलांग ट्राइब के हंटर्स ने इसको हंट करने की कोशिश की थी। मुहोंग ने कहा कि वाइल्ड बीस्ट्स कभी इंसान की फीलिंग और मर्सी नहीं समझते, पर मैंने कहा कि मैं इस बीस्ट को अपने सिस्टम से हील करूंगा और ट्रस्ट जीतूंगा। मैंने अपने हाथ आगे किए और उस पर अपनी हीलिंग स्किल यूज की। हीलिंग कंप्लीटली यूज करते ही मेरा स्किल लेवल 2 पर अपग्रेड हो गया और वो जायंट टाइगर कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह हील हो गया। सब फियर और शॉक में थे। तभी शाओबाई भागकर आगे आया और अपनी वुल्फ लैंग्वेज में उस टाइगर से सॉफ्टली कम्युनिकेट करने लगा। उसने इफेक्टिवली उसे बता दिया कि मैंने उसकी जान बचाई है और मैं एक वर्दी मास्टर हूं। वो फियर्स सेबर टूथ टाइगर धीरे से मेरे सामने बो डाउन हो गया। मैंने एक जायंट प्री हिस्टोरिक सेबर टूथ टाइगर को सक्सेसफुली अपना कॉम्बैट राइड बना लिया था। मैंने मुहोंग और शिएक्यू को ऑर्डर दिया कि तुम लोग आगे जाओ और येलांग ट्राइब वालों को स्मूथली सरेंडर करने का आखिरी अल्टीमेटम दो। अगर वो बात ना माने तो जब मैं आऊंगा तब किसी पर कोई रहम नहीं करूंगा। उन दोनों ने जाकर ट्राइब के सामने सरेंडर प्रपोजल रखा, पर वो एरोगेंट प्रिमिटिव वॉरियर्स थे। वो ऐसे बिना लड़े हार कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने चिल्लाकर रिफ्यूज कर दिया कि उनका ट्राइब सिर्फ और सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ को पूछता है और हमें उन्हें कॉम्बैट में हराकर दिखाना पड़ेगा, वरना वो नहीं झुकेंगे। तभी मैं अपने नए सेबर टूथ टाइगर को राइड करता हुआ प्योर अल्टीमेट स्वैग और डोमिनेंट ऑरा के साथ उनके कैंप में एंटर हुआ। एक जायंट प्री हिस्टोरिक एपेक्स बीस्ट को एक इंसान के इशारे पर नचाते हुए देखकर उन सब की आंखें डर के मारे बाहर आ गईं। एक सेकंड पहले जो वॉरियर्स सरेंडर ना करने की बड़ी बड़ी कस्में खा रहे थे, वो मेरी ये सुप्रीम पावर देखकर तुरंत मेरे आगे घुटनों पर गिर गए। उन्होंने बिना किसी कंडीशन के अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली और मेरी टीम में लॉयल होकर शामिल हो गए। वापस बेस आने पर सब लोग बहुत जश्न मना रहे थे। क्ले पॉट्स आग पर रखे थे जिनमें गर्म पानी उबल रहा था और फ्रेशली रोस्टेड मीट पर नया लाया हुआ सॉल्ट लगा हुआ था। खाने का टेस्ट अब एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका था। चीफ यू ने मुझे देखकर एक वार्म स्माइल की और बोली कि बॉस, आपकी लीडरशिप की वजह से हमने जो सपने में भी नहीं सोचा था वो मिरेकल हो गया। हमारी ट्राइब इतनी बड़ी हो चुकी है और ऐसा लग्जेरियस सिविलाइज्ड लाइफस्टाइल जी रही है, ये सब आपकी मेहरबानी है। मैंने एक कॉन्फिडेंट और डिटर्मिन्ड लुक के साथ कहा कि ये तो बस हमारी शुरुआत है। तभी अचानक मेरे सामने एक ग्लोइंग गोल्डन इंटरफेस फ्लैश हुआ। सिस्टम ने बताया कि मेरी ट्राइब एक सिग्निफिकेंटली लार्ज स्केल पर एक्सपैंड हो चुकी है। इस मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट पर मुझे एक गॉड टियर यूनिक डिवाइन पावर रेल्म ऑफ द लीडर लेवल 1 मिली है। इस पावर का इफेक्ट ये था कि मेरी ट्राइब की टेरिटरी के अंदर मौजूद हर एक लॉयल इंसान को इंस्टेंटली +5 स्ट्रेंथ, +5 एजिलिटी, +5 कॉन्स्टिट्यूशन और +5 स्पिरिट के मैसिव पैसिव बफ्स मिलेंगे। मेरा दिमाग इस पावर स्केल को देखकर पूरी तरह ब्लास्ट हो गया था। ये एक प्योर ओवरपावर्ड गॉड लेवल जोन बफ था जो हमारी आर्मी को इनविंसिबल बना देगा। चीफ यू मेरी बातों का मतलब ठीक से समझ नहीं पाई और उसने मुझे एक कंफ्यूज्ड लुक दी। मैंने उसकी तरफ देखा और एक बैड एस स्माइल के साथ कहा कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि मेरी ट्राइब अब एक अलग हायर लेवल पर इवॉल्व हो रही है। हमारी टेरिटरी और स्ट्रेंथ इनफाइनाइटली एक्सपैंड होती रहेगी। मुझे पता है कि आगे और भी बहुत से अनप्रिडिक्टेबल चैलेंजेस आएंगे और पावरफुल प्रिमिटिव बीस्ट्स और ट्राइब्स मिलेंगे, पर हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं।
1 महीना बीत चुका था और सर्दियां अब धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। बर्फ पिघल रही थी और हर तरफ हरियाली छाने लगी थी। चीफ यू मेरे साथ मेरी सवारी मेरे सेबर टूथ टाइगर पर बैठी थी। हम अपने डाहुआंग ट्राइब के इलाके का मुआयना कर रहे थे। चीफ यू ने बहुत ही इज्जत और हैरानी के साथ मेरी तरफ देखा और कहा कि लुयाओ, मैं सच में तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। उसने मुझे बताया कि जैसे जैसे सर्दियां जा रही हैं, जंगली जानवर भी बढ़ रहे हैं, पर मेरी बनाई हुई उन मजबूत लकड़ी की दीवारों ने न सिर्फ दुश्मनों को बल्कि उन खूंखार जंगली जानवरों को भी हमारे बेस से दूर रखा हुआ है। उसने आगे कहा कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी थी, हमारे सामने खाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ खड़ी हुई थी, पर मेरे हंटिंग स्क्वाड बनाने के आइडिया ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया कि यह हंटिंग स्क्वाड सिर्फ शिकार करने के लिए नहीं है। ये स्क्वाड असल में हमारे लोगों की आर्चरी स्किल्स को तेज करने और हंटिंग स्वॉर्डमैनशिप को तेज करने के लिए एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट तरीका है। मेरा अल्टीमेट गोल कुछ और ही था। मैं इस प्रिमिटिव दुनिया के लोगों को ट्रेन करके एक प्रोफेशनल आर्मी बनाना चाहता था जो किसी भी खतरे का डट कर सामना कर सके। तभी सामने से कुछ साथी भागते हुए हमारी तरफ आए। उसने दूर से ही चिल्लाते हुए कहा कि चीफ, लुयाओ बॉस, आगे कुछ गड़बड़ है। मैंने तुरंत अपने टाइगर को रोका और पूछा कि क्या कोई बहुत बड़ा शिकार है। उसने हाफते हुए बताया कि हमने किसी दूसरे ट्राइब के 2 स्काउट्स को पकड़ा है। मैं तभी निकल पड़ा। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि इस इलाके में अभी भी कोई और ट्राइब बची हुई है। खतरे सच में कभी खत्म होने का नाम नहीं लेते। मुहोंग ने गुस्से में बताया कि बॉस, ये दोनों किसी दूसरे कबीले के स्काउट्स हैं और जैसे ही हमारी हंटिंग टीम ने इन्हें देखा, इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सीधे हमारे लोगों पर अपने थ्रोइंग स्पीयर्स से जानलेवा हमला कर दिया था। पर किस्मत अच्छी थी कि हमारे आदमियों के पास बॉस के बनाए हुए डेडली बोस थे, जिनकी वजह से उन्होंने दूर से ही इन दोनों को इजीली ओवरपावर कर लिया और जिंदा पकड़कर ले आए। मुहोंग ने परेशानी से कहा कि उसने इन दोनों से बहुत कुछ उगलवाने की कोशिश की, पर ये दोनों लिटरली कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मैंने उन दोनों कैदियों की तरफ देखा। मैंने बहुत ही सख्त आवाज में उनसे पूछा कि वो लोग कहाँ से आए हैं और अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो मैं उन्हें इसी वक्त खत्म कर दूंगा। उनके चेहरों पर लाल रंग का कोई अजीब सा पेंट लगा हुआ था और उनकी आंखों में खौफ की जगह एक बहुत ही अजीब सा एरोगेंस था। उनमें से एक आदमी ने कहा कि क्या मैं इस बस्ती का लीडर हूँ। उसने बहुत ही घमंड से डिक्लेयर किया कि हम लोग मैमथ ट्राइब के वॉरियर्स हैं और कभी भी किसी के सामने नहीं झुकते। मैमथ ट्राइब का नाम सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने नोटिस किया कि वो दोनों आदमी मेरे इतने बड़े सेबर टूथ टाइगर को देखकर भी बिल्कुल नहीं डरे थे। उस आदमी ने हंसते हुए कहा कि मैं एक टाइगर पर बैठकर खुद को बहुत बड़ा बॉस समझ रहा हूं, पर यह टाइगर उनके सामने कुछ भी नहीं है। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि उनकी मैमथ ट्राइब इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो लोग लिटरली विशाल मैमथ्स को भी टेम करके उन पर सवारी करते हैं। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उन्हें वापस नहीं जाने दिया तो उनके चीफ को पता चल जाएगा और फिर हमारी पूरी बस्ती को कुचलकर रख दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन सीरियसली माइंड ब्लोइंग थी। ये मैमोथ ट्राइब हमारे पिछले सारे दुश्मनों से बिल्कुल अलग और कई गुना ज्यादा खतरनाक लेवल की लग रही थी। इस प्रिमिटिव एला में ऐसे एडवांस्ड और पावरफुल कबीले का होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था। मैंने तुरंत मुहोंग को ऑर्डर दिया कि इन दोनों को खींचकर अंदर ले जाओ और मजबूती से बांधकर बंद कर दो। चीफ यू मेरे पास आई और उसके चेहरे पर साफ डर नजर आ रहा था। उसने घबराते हुए पूछा कि लुयाओ, अब हम क्या करेंगे। उसने कहा कि अगर वो स्काउट्स वापस नहीं गए तो उनकी ट्राइब उन्हें ढूंढते हुए डेफिनेटली हमारी बस्ती तक पहुंच जाएगी। चीफ यू की टेंशन बिल्कुल वैलिड थी। मुहोंग ने कहा कि अगर वो लोग सच में विशाल मैमथ्स पर बैठकर लड़ाई करते हैं तो हमारी ये लकड़ी की दीवार उनके सामने कागज की तरह टूट जाएगी। मैंने उन दोनों को शांत किया और कहा कि भले ही उनके पास मैमथ्स हों, पर मेरे पास मेरा सेबर टूथ टाइगर है और मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरता। पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास सिर्फ एक टाइगर था। अगर मुझे उस मैमथ ट्राइब को पूरी तरह से हराना था तो मुझे अपनी आर्मी के लिए माउंट्स चाहिए थे। तभी मेरी नजर दूर जंगल के किनारे घास चरते हुए कुछ जानवरों पर गई। वो जानवर देखने में बिल्कुल वाइल्ड हॉर्सेस जैसे लग रहे थे, पर उनके शरीर पर टाइगर जैसी स्ट्राइप्स बनी हुई थी। उन्हें देखते ही मेरे दिमाग की बत्ती जल गई बॉस। मुझे मेरे प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पीस मिल गया था। मैंने उन दोनों को इशारा करते हुए कहा कि हमें मैमथ से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है स्पीड। अगर हमारे वॉरियर्स इन वाइल्ड हॉर्सेस पर बैठकर लड़ना सीख जाएं तो हम स्पीड में उन भारी भरकम मैमथ्स को इजीली बीट कर देंगे। हजारों सालों की ह्यूमन हिस्ट्री गवाह है कि घोड़े हमेशा से इंसानों के सबसे बेहतरीन और लॉयल साथी रहे हैं। मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए ऑर्डर दिया कि उन सभी वाइल्ड हॉर्सेस को कैप्चर करके बस्ती में लाया जाए और आज से ही हमारे सारे आदमी हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस शुरू करेंगे।
उस तरफ मैमथ ट्राइब के बेस में एक बहुत ही विशाल और खूंखार दिखने वाला आदमी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर भी वही लाल पेंट था। वो उनका लीडर था। उसके आदमियों ने उसे आकर रिपोर्ट दी कि उनके 2 स्काउट्स मिसिंग हैं और वापस नहीं आए हैं। उस लीडर ने गुस्से में ऑर्डर दिया कि एक मैमथ तैयार करो और जाकर पता लगाओ कि आखिर उन दोनों स्काउट्स के साथ क्या हुआ है। इधर हमारी बस्ती में मैंने सारे फिजिकली स्ट्रांग आदमियों को एक एक वाइल्ड हॉर्स दे दिया था, पर राइडिंग सीखना इतना ईजी नहीं था। वो बेचारे प्रिमिटिव लोग बार बार घोड़ों से जमीन पर गिर रहे थे। मैं उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहा था और उन्हें लगातार प्रैक्टिस करने के लिए फोर्स कर रहा था। तभी मैंने मूहोंग से पूछा कि तुम्हारी आर्चरी की प्रैक्टिस कैसी चल रही है। मूहोंग ने अपना सिर खुजाते हुए कहा कि बॉस, प्रॉब्लम आर्चरी की नहीं है। वो जब भी तीर चलाने के लिए बो स्ट्रिंग को पूरी ताकत से खींचता है तो उसकी रॉ स्ट्रेंथ की वजह से पूरी की पूरी लकड़ी की बो ही बीच से टूट जाती है। ये सच में एक बहुत बड़ा इशू था। मैंने मूहोंग को अपने साथ चलने को कहा। हम बस्ती के उस हिस्से में गए जहां शिकार किए हुए जानवरों का गोश्त रखा जाता था। मैंने वहां से एक मरे हुए जानवर की लंबी सी मोटी नस को उठाया। मैंने मूहोंग को एक्सप्लेन किया कि हम जो बोझ जंगली बेलों से बना रहे थे उनकी टेंशन और स्ट्रेंथ बहुत कम थी, पर अगर हम इन जानवरों की मजबूत नसों का इस्तेमाल करके बो स्ट्रिंग बनाएं तो वो इजीली किसी भी स्ट्रांग वॉरियर की ताकत को बर्दाश्त कर लेगी और कभी नहीं टूटेगी। मैंने मूहोंग को तुरंत बस्ती की कुछ औरतों को बुलाने को कहा जो हाथ के काम में एक्सपर्ट थी, क्योंकि उनका अगला काम था स्ट्रांग बो बनाना। तभी बस्ती के बाहर से शुए क्यू चीखता हुआ भाग कर आया। उसने हाफते हुए कहा कि बॉस, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मैमथ ट्राइब के लोग हमारी बस्ती की तरफ आ रहे हैं और उनके साथ सच में एक बहुत बड़ा मैमथ है। मैं तो लिटरली इसी मौके का वेट कर रहा था ताकि मैं अपने नए अपग्रेडेड बोस का लाइव टेस्ट कर सकूं। मैंने तुरंत अपनी बो उठाई और अपने आदमियों के साथ बस्ती के बाहर उस खुले मैदान में पहुंच गया। सामने का नजारा देखकर सच में किसी के भी पसीने छूट जाते। एक बहुत ही विशाल और डरावना मैमथ जमीन को हिलाता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसके ऊपर मैमथ ट्राइब के कुछ वॉरियर्स बैठे हुए थे। उन दुश्मनों ने हमें देखते ही चिल्लाकर पूछा कि क्या हम ही वो लोग हैं जिन्होंने उनके स्काउट्स को मारा है। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़कर कहा कि हाँ, वो हमने ही किया है और अब हम तुम बेवकूफों को भी यहीं मिट्टी में मिलाने वाले हैं। मेरी ये बात सुनकर वो दुश्मन गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने कहा कि हम उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते और वो अपने उस जायंट मैमथ से हम सबको कुचल कर रख देंगे। वो मैमथ सच में किसी चलते फिरते पहाड़ जैसा लग रहा था। जब वो हमारी तरफ दौड़ा तो जमीन इतनी जोर से कांप रही थी कि मेरे आदमियों के चेहरे पर खौफ आ गया था। एक आदमी ने डर कर कहा कि बॉस, ये जानवर बहुत बड़ा है, हम इसे कैसे रोकेंगे। मैंने एक काम स्माइल के साथ कहा कि मुझ पर भरोसा रखो। मैंने अपनी नई अपग्रेडेड बो को उठाया और उस पर एक तीर चढ़ाया। मेरे बाकी आदमियों ने भी अपनी बोझ तैयार कर ली। मैंने सिस्टम इंटरफेस में चेक किया तो मेरी एजिलिटी और स्ट्रेंथ पूरी तरह से बफ्ड थी। जैसे ही वो मैमथ हमारी रेंज में आया, मैंने जोर से ऑर्डर दिया और हम सब ने एक साथ अपने तीरों की बारिश कर दी। वो तीर इतनी ज्यादा इंसेन स्पीड और डेडली फोर्स के साथ निकले कि उन्होंने हवा को चीरते हुए सीधा उस मैमथ के शरीर और उसकी आंखों में गहराई तक एंट्री कर ली। वो विशाल जानवर दर्द से भयंकर आवाज में चिंघाड़ा और अगले ही पल वो पहाड़ जैसा मैमथ एक बहुत बड़े धमाके के साथ जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। उसके ऊपर बैठे दुश्मन भी बुरी तरह से कुचले गए। ये सीन देखकर मेरे आदमियों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये मेरे नए बोझ की पावर का अल्टीमेट प्रूफ था। तभी मेरी आंखों के सामने सिस्टम का ग्लोइंग पैनल फ्लैश हुआ। सिस्टम ने मुझे एक शानदार नोटिफिकेशन दिया कि मैंने सक्सेसफुली एक अपग्रेडेड बो का यूज करके एक मैमथ को हंट किया है और इस अचीवमेंट के लिए सिस्टम ने मुझे पूरे 20 फ्री स्टैट्स पॉइंट्स का मैसिव रिवॉर्ड दिया। मैं अंदर से खुशी के मारे उछल रहा था। ये तो बस एक ट्रेलर था। मुझे पता था कि अगली बार मैमथ ट्राइब पूरी आर्मी के साथ आएगी और तब लड़ाई बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होगी। मैंने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि इस मरे हुए मैमथ का गोश्त और उसकी नुकीली भारी हड्डियां निकालकर बस्ती में ले चलो। ये हड्डियां हमारे वेपन्स को और भी ज्यादा डेडली बनाने के काम आएंगी। प्रॉब्लम ये थी कि मैमथ का गोश्त इतना ज्यादा भारी और ह्यूज था कि उसे उठाकर ले जाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। मेरे आदमी परेशान थे कि इसे कैसे कैरी करें। मेरे मॉडर्न दिमाग ने तुरंत इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। मैंने अपने आदमियों से कुछ लकड़ियां कटवाईं और सिस्टम की क्राफ्टिंग नॉलेज का यूज करके मैंने उस प्रिमिटिव दुनिया की सबसे पहली सिंपल वुडन कार्ट बना दिया। जैसे ही वो कार्ट तैयार हुई, सिस्टम ने फिर से फ्लैश होकर मुझे एक नई इन्वेंशन के लिए 5 फ्री स्टैट्स पॉइंट्स रिवॉर्ड कर दिए। मैं तो लिटरली पॉइंट्स की बारिश में नहा रहा था। जब हम वो भारी मैमथ का गोश्त कार्ट पर रखकर बस्ती में लाए तो सारे लोग खुशी से पागल होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके लिए एक मैमथ को मारकर खाना किसी बहुत बड़े चमत्कार और फख्र की बात थी। रात को बस्ती के बीच में एक बहुत बड़ी आग जलाई गई और वो सारा गोश्त भुनने के लिए रख दिया गया। सब लोग उस गोश्त पर टूट पड़ना चाहते थे, पर मैंने उन्हें लाउड आवाज में रुकने को कहा। मैंने डिक्लेयर किया कि ये मैमथ का गोश्त कोई नॉर्मल खाना नहीं है। ये सिर्फ उन असली बहादुर वॉरियर्स को मिलेगा जिन्होंने खुद को साबित किया है। मूहोंग ने हैरानी से पूछा कि बॉस, आपके हिसाब से असली वॉरियर कौन है? मैंने कहा कि
आज सिर्फ वो लोग ये गोश्त खाएंगे जिन्होंने हॉर्स राइडिंग को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। मेरी ये बात सुनकर बस्ती के 8 फिजिकली स्ट्रांग और फिट आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे आए। उन्होंने कहा कि बॉस, हम घोड़ा चलाना सीख चुके हैं। वो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और फास्ट लर्नर्स थे। मैंने उन्हें शाबाशी दी और कहा कि आज से तुम 8 लोग मेरी ग्रेट वेस्टलैंड ट्राइब की एलीट स्काउट्स हो। घोड़ों की स्पीड के साथ अब तुम्हारी रेंज बहुत बढ़ गई है। मैंने उन 8 को 2-2 की टीम में डिवाइड किया और उन्हें मैप समझाते हुए ऑर्डर दिया कि कल सुबह होते ही तुम लोग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ चारों डायरेक्शंस में निकल जाओगे। तुम्हारा मिशन मैमथ ट्राइब के मेन बेस को ढूंढना है। मैंने स्ट्रिक्टली कहा कि तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है, बस उनकी लोकेशन और एनवायरनमेंट की इन्फॉर्मेशन लेकर सूरज ढलने से पहले वापस आना है। हमें एनिमी को पूरी तरह से स्टडी करना था ताकि हम अपना अल्टीमेट अटैक प्लान कर सकें। अगली सुबह वो स्काउट्स अपने मिशंस पर निकल गए। उधर मैमथ ट्राइब के बेस में उनका लीडर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसे खबर मिल चुकी थी कि उनका भेजा हुआ मैमथ और आदमी मारे जा चुके हैं। उसने पूरी अल्फा एनर्जी के साथ चिल्लाकर अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि कल सुबह हमारी पूरी फोर्स उस अनजान बस्ती पर अटैक करेगी और वहां के एक एक इंसान को बेदर्दी से काट कर रख देगी। उसका घमंड आसमान पर था। इधर मैं अपनी गुफा में बिना सोचे समझे दिन रात मेहनत कर रहा था। लकड़ियों को काटना, रस्सियों को बांधना और वेट बैलेंस करना। पूरे एक दिन और एक रात की एक्सट्रीम मेहनत के बाद फाइनली मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। जैसे ही मैंने आखिरी रस्सी बांधी, सिस्टम का इंटरफेस एक बहुत ही ब्राइट गोल्डन रोशनी के साथ फ्लैश हुआ। सिस्टम ने मुझे एक एपिक नोटिफिकेशन दिया। मैंने सक्सेसफुली एक हेवी सीज वेपन बना लिया था जिसका नाम था कैटापुल्ट। और सबसे क्रेजी बात ये थी कि इस मैसिव इन्वेंशन के लिए सिस्टम ने मुझे पूरे 30 फ्री स्टैट्स पॉइंट्स का गॉड टियर रिवॉर्ड दिया था। ये सच में अनबिलीवेबल था। मैं बाहर आया तो देखा कि बस्ती में पैनिक का माहौल था। मेरे स्काउट्स वापस आ चुके थे। उन्होंने घबराते हुए मुझे बताया कि मैमथ ट्राइब की पूरी आर्मी हमारे ऊपर हमला करने के लिए निकल चुकी है और वो लोग गिनती में 100 से भी ज्यादा हैं और उनके पास दर्जनों मैमथ्स हैं। चीफ यू और बाकी सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उनके हिसाब से 100 लोगों और इतने सारे मैमथ्स के सामने हमारी बस्ती बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती थी। मैंने मुस्कुराते हुए अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि मेरे उस नए वेपन को बाहर मैदान में खींच कर लाओ। जब वो विशाल वुडन ट्रेबुशे बाहर आया तो सब उसे देखकर हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लकड़ी का ढांचा क्या है। मैंने चीफ यू से कहा कि ये ट्रेबुशे हमारे दुश्मनों के मैमथ्स को दूर से ही कुचलकर रख देगा, पर मेरी नजर उन 8 स्काउट्स पर गई। मैंने नोटिस किया कि सूरज छुपने वाला था, पर ईस्ट डायरेक्शन में गए हुए 2 स्काउट्स अभी तक वापस नहीं आए। कुछ ही देर में वो दोनों भी बुरी हालत में भागते हुए वापस आ गए। उन्होंने आते ही मुझे माफी मांगते हुए कहा कि बॉस, हमें माफ कर दीजिए, हम लेट हो गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें ईस्ट डायरेक्शन में मैमथ ट्राइब का बेस मिला। उन्होंने उदास होकर कहा कि नहीं बॉस, हमें कोई एनिमी बेस नहीं मिला। उन्होंने बताया कि ईस्ट डायरेक्शन में आगे जाकर एक बहुत बड़ा दलदल है और उसके ठीक आगे एक बहुत ही गहरी खाई है। उन्होंने बताया कि उनके घोड़े उस दलदल की कीचड़ में बुरी तरह से फंस गए थे और उन्हें बाहर निकालने में उन्हें इतना टाइम लग गया। ये सुनकर मेरे दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी सी दौड़ गई। उनके लिए ये एक यूजलेस इन्फॉर्मेशन थी, पर मेरे मॉडर्न गेमर दिमाग के लिए ये दलदल और खाई की लोकेशन किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं थी। मैंने एक बहुत ही खतरनाक स्माइल के साथ सबसे कहा कि ये दलदल हमारे लिए एक जैकपॉट है। अगर हमारे घोड़े उसमें फंस सकते हैं तो सोचो उन भारी भरकम मैमथ्स का उस कीचड़ में क्या हाल होगा। मैंने अपनी पूरी आर्मी को ऑर्डर दिया कि रात भर आराम करो, कल सुबह हम मैमथ ट्राइब का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि हम खुद उन पर हमला करेंगे। अगली सुबह मैं अपने सेबर टूथ टाइगर पर और मेरी कैवलरी अपने वाइल्ड हॉर्सेस पर पूरी तरह से तैयार थी। चीफ यू मेरे साथ टाइगर पर बैठी थी। वो बहुत डरी हुई थी, पर मैंने उसे एश्योरेंस दिया कि जीत हमारी ही होगी। हम लोग उस ईस्ट डायरेक्शन वाले दलदल की तरफ बढ़े। मैंने अपने 2 सबसे फास्ट घुड़सवारों को बुलाया और उन्हें अपना प्लान समझाया। मैंने उनसे कहा कि तुम दोनों आगे जाओगे और मैमथ ट्राइब की आर्मी को ढूंढोगे। जैसे ही वो तुम्हें देखें, तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें चिढ़ाते हुए भागना है और उन्हें सीधा इस दलदल की तरफ अट्रैक्ट करके लाना है। वो दोनों तुरंत अपने मिशन पर निकल गए। कुछ ही देर में जंगल के उस पार से हमें मैमथ ट्राइब की आर्मी आती हुई दिखाई दी। उनका लीडर सबसे आगे एक बहुत बड़े मैमथ पर बैठा था। मेरे दोनों स्काउट्स उनके आगे आगे अपने घोड़ों पर भाग रहे थे। मैमथ ट्राइब का लीडर हमारे घोड़ों की स्पीड देखकर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसने चिल्लाकर अपने आदमियों से कहा कि ये जानवर भले ही फास्ट हैं, पर इनके पास हमारे मैमथ जैसी पावर नहीं है, इसलिए इन्हें लगातार चेस करो। वो बेवकूफ अपने घमंड में अंधे होकर सीधा मेरे बिछाए हुए जाल की तरफ आ रहे। मेरे दोनों स्काउट्स तेजी से उस दलदल वाले एरिया को पार करके सेफ जगह पर आ गए, पर मैमथ ट्राइब की भारी भरकम आर्मी जैसे ही उस दलदल वाले इलाके में घुसी, उनके जाइंट मैमथ्स के पैर उस गहरी कीचड़ में धंसने लगे। कुछ ही सेकंड्स में वो सारे मैमथ्स बुरी तरह से उस दलदल में फंसकर इमोबिलाइज हो गए। वो जितना हिलने की कोशिश करते, वो उतना ही अंदर धंसते जाते। मैमथ ट्राइब का लीडर पूरी तरह से शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि ये कोई जादू है। तभी मैं अपने टाइगर पर बैठकर एक ऊंचे पहाड़ पर सामने आया। मैंने अपना हाथ उठाया और अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि ट्रेब्यूशे को फायर
करो। मेरे आदमियों ने उस जायंट कैटapult की रस्सी काट दी और एक बहुत ही विशाल और भारी पत्थर हवा में उड़ता हुआ सीधा मैमथ ट्राइब की आर्मी के बीच में जाकर गिरा। उस पत्थर के इम्पैक्ट से वहां एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और कई दुश्मन वहीं कुचले गए। मैमथ ट्राइब का लीडर ये तबाही देखकर लिटरली सदमे में चला गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आसमान से पत्थर कैसे गिर रहे हैं। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी कैवलरी को ऑर्डर दिया कि दुश्मनों को पीछे से घेर लो। हमारे वॉरियर्स ने अपने अपग्रेडेड बोथ से दलदल में फंसे हुए दुश्मनों पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। एनिमी आर्मी पूरी तरह से हेल्पलेस थी। उनका लीडर गुस्से में पागल होकर मेरे सामने आया और उसने मुझे चैलेंज किया। उसने कहा कि अगर मुझ में हिम्मत है तो मैं उससे 1-on-1 फाइट करूं। वो सच में एक बहुत बड़ा और मस्कुलर मॉन्स्टर था। मैंने अपने टाइगर से छलांग लगाई और सीधा उसके सामने लैंड किया। मैंने सिस्टम ओपन किया और अपनी एजिलिटी और स्ट्रेंथ को पूरी तरह से मैक्स आउट कर दिया। मैंने अपनी उस स्पेशल बोन आर्मर को पहना हुआ था जो मैंने हॉर्न्ड ड्रैगन की प्लेट से बनाई थी। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने भारी हथियार से मुझ पर हमला किया, पर मेरी स्पीड इतनी ज्यादा इंसेन थी कि मैं इजीली उसके वार से बच गया। मैंने अपनी पूरी एनहांस्ड स्ट्रेंथ के साथ उसके चेहरे पर एक ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि वो हवा में उड़ता हुआ सीधा उस कीचड़ में जा गिरा। एक ही मुक्के में हारते देखकर मैमथ ट्राइब के बचे हुए आदमियों की हिम्मत पूरी तरह से टूट गई। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांगने लगे। हमारी विक्ट्री एब्सोल्यूट और कंप्लीट थी। हम लोग जीत का जश्न मना ही रहे थे कि तभी अचानक उस दलदल से एक बहुत ही अजीब सी और गंदी स्मेल आने लगी। वहां का पानी उबलने लगा और हवा में एक पर्पल रंग का धुआं सा फैलने लगा। मैमथ ट्राइब के जो कैदी उस दलदल के पास जमीन पर बैठे थे वो अचानक से खांसने लगे। उनके मुंह से खून निकलने लगा और वो तड़प कर जमीन पर गिरने लगे। चीफ यू ने घबराकर बताया कि ये जहरीली गैस है जो इस दलदल से निकल रही है। उसने कहा कि हमें तुरंत यहां से भागना चाहिए वरना हम सब भी मारे जाएंगे। पर मैं उन कैदियों को ऐसे मरने नहीं दे सकता था। मुझे अपनी आर्मी को एक्सपैंड करने के लिए इन स्ट्रॉन्ग आदमियों की बहुत जरूरत थी। मैंने बिना अपनी जान की परवाह किए अपना फोकस उन मरते हुए कैदियों पर किया। मैंने तुरंत अपने दिमाग में हीलिंग स्पेल एक्टिवेट किया। सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश हुई कि मेरा हीलिंग स्पेल लेवल 1 अब लेवल 2 पर अपग्रेड हो चुका है। मेरे दोनों हाथों से एक बहुत ही इंटेंस और ब्राइट हरे रंग की मैजिकल एनर्जी निकली और एक वेव की तरह उन सभी तड़पते हुए कैदियों के शरीर के अंदर चली गई। मैजिक का असर इंस्टेंटली हुआ। उनका खांसना बंद हो गया, उनके घाव भर गए और वो जहर के असर से पूरी तरह से बाहर आ गए। वो कैदी इस जादुई पावर को देखकर लिटरली मेरे आगे सजदे में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि खुद भगवान हूं और आज से उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरी गुलामी में गुजरेगी। मैंने एक ही झटके में दुश्मनों को अपने सबसे लॉयल फॉलोअर्स में कन्वर्ट कर लिया था। पर चीफ यू अभी भी परेशान थी। उसने मेरे पास आकर कहा कि लू याओ, तुमने इन सबको बचा तो लिया है पर अब हमारी बस्ती की पॉपुलेशन एकदम से डबल हो गई है। उसने टेंशन में कहा कि हमारे पास इतना खाना नहीं है कि हम सैकड़ों लोगों का पेट रोज भर सके। शिकार भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ये सच में एक बहुत बड़ा सर्वाइवल क्राइसिस था। मैंने उस गहरी क्लिफ की तरफ देखा जिसके बारे में मेरे स्काउट्स ने बताया था और मुझे हमारा नया फूड सोर्स दिख गया। पर उस चौड़ी और गहरी खाई को पार करना किसी भी प्रिमिटिव इंसान के लिए इम्पॉसिबल था। मैंने चीफ यू की तरफ देखकर एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी और कहा कि मेरे पास इसका भी एक परफेक्ट सोल्यूशन है। मैंने तुरंत जमीन पर एक ब्लूप्रिंट ड्रॉ किया। मैंने अपने आदमियों को मजबूत जंगली बेली और लकड़ियां काटने का ऑर्डर दिया। मैंने अपनी पूरी वर्कफोर्स को इस मैसिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में लगा दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद फाइनली वो शानदार लकड़ी और बेलों का पुल उस गहरी खाई के ऊपर तैयार हो गया। चीफ यू और बाकी सब लोग उस पुल को देखकर पूरी तरह से शॉक थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम हवा में चलकर उस खाई को पार कर सकते हैं। सिस्टम स्क्रीन एक बार फिर गोल्डन रोशनी के साथ फ्लैश हुई। सिस्टम ने मुझे सक्सेसफुली वुडन ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने पर पूरे 20 स्टैट्स पॉइंट्स का रिवॉर्ड दिया। हम सब ने सावधानी से वो ब्रिज पार किया और खाई के उस पार वाले नए इलाके में एंटर हुए। वहां का नजारा देखकर मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। वहां एक बहुत बड़ा खुला मैदान था जो पूरी तरह से सुनहरे रंग के पौधों से भरा हुआ था। मैंने पास जाकर उन पौधों को ध्यान से देखा और सिस्टम से स्कैन किया। सिस्टम ने तुरंत फ्लैश होकर बताया कि ये धान की फसल थी। ये एक हाई यील्डिंग क्रॉप थी जो सिर्फ 30 दिन में पूरी तरह से बड़ी हो जाती थी। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात यह थी कि इस फसल को डिस्कवर करते ही सिस्टम ने मुझे फार्मिंग स्किल लेवल 1 का रिवॉर्ड दे दिया। चीफ यू ने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा कि ये खाना है। मैंने चीफ यू मूहोंग की तरफ देखकर बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कहा कि अब हमें खाने के लिए सिर्फ शिकार पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस गोल्डन राइस की फार्मिंग करके हम अपनी बस्ती के हजारों लोगों का पेट आराम से भर सकते हैं। हम लोग उस फसल को देखकर खुश हो ही रहे थे कि मेरी नजर पास के एक पेड़ पर गई। उस पेड़ पर कुछ अजीब से नीले रंग के ग्लोइंग फल लगे हुए थे जिन पर इलेक्ट्रिसिटी जैसी व्हाइट लाइंस बनी हुई थी। मैंने उसे स्कैन किया तो सिस्टम ने बताया कि ये प्यूरिफिकेशन फ्रूट है। इसका जूस किसी भी तरह के खतरनाक जहर को इंस्टेंटली न्यूट्रलाइज कर सकता था। ये लिटरली एक मैजिकल आइटम थी। मैंने जल्दी से वो फल तोड़कर अपने पास रख लिए।
तभी अचानक पास की झाड़ियों से किसी के जोर जोर से रोने और मदद मांगने की आवाजें आने लगीं। हम सब तुरंत उस तरफ भागे। वहां एक बहुत ही अजीब सा सीन था। एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा बुरी तरह से रो रहा था। उसके पास ही एक औरत और एक छोटा बच्चा बेहोश पड़े थे और उनके शरीर नीले पड़ चुके थे। उस बूढ़े आदमी ने हमें देखते ही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो किसी अनजान कबीले से हैं और उसकी पत्नी और बेटे को एक बहुत ही खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया है। उसने रोते हुए कहा कि उनका जहर पूरे शरीर में फैल चुका है और अब वो दोनों बचने वाले नहीं हैं। मैंने पूरे अल्फा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़कर कहा कि किसने कहा कि तुम्हारी पत्नी और बेटा मरने वाले हैं। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने कांपती हुई आवाज में मुझसे पूछा कि क्या सच में उन्हें बचाया जा सकता है। मैंने कहा कि इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन मेरे पास ना हो। मैंने मुहोंग को ऑर्डर दिया कि जल्दी से एक मिट्टी का बर्तन लेकर आओ। मैंने उस नीले भल को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और निचोड़ दिया। मैंने उस बर्तन को उठाया और उस बूढ़े आदमी के बेहोश पड़े हुए बेटे और उसकी पत्नी के मुंह में वो नीला जूस धीरे धीरे डाल दिया। जैसे ही वो मैजिकल जूस उन दोनों के गले से नीचे उतरा, उनके चेहरे और नसों का वो डरावना नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगा और उनकी स्किन का नॉर्मल कलर वापस आने लगा। उन दोनों की सांसें नॉर्मल होने लगीं और उन दोनों ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोल दी। जहर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उस बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो चिल्लाया कि जिंदा हो गए, सच में जिंदा हो गए। उसने कहा कि इस खतरनाक जहरीले सांप के काटने के बाद तो मौत पक्की होती है, पर मैंने उन्हें बचा लिया। उसने रोते हुए मुझे एक सच्चा प्रॉफिट और मसीहा मान लिया और मेरे आगे घुटनों पर गिर गया। मैंने एक बहुत ही काम टोन में सोचा कि ये प्यूरिफिकेशन फ्रूट सच में बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड आइटम है। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर ये फल इतने खतरनाक सांप के जहर को खत्म कर सकता है तो इसका मतलब है कि वो जो जहरीली गैस वाला दलदल था उसके शिकार हुए लोगों को भी इस फल से इजीली ट्रीट किया जा सकता है। मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आखिर वो है कौन। उस बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर मुझे बताया कि वो स्नो पाइन ट्राइब का चीफ है। उसका नाम सॉन्ग है। मैंने हैरानी से पूछा कि अगर वो एक चीफ है तो उसकी ट्राइब के लोग इतने ज्यादा कुपोषण के शिकार और कमजोर क्यों लग रहे हैं। चीफ सॉन्ग ने एक गहरी और दर्द भरी सांस ली। उसने रोते हुए मुझे बताया कि सर्दियों का मौसम बहुत ही ज्यादा बेरहम था। इस पूरी जमीन पर जानवरों का नामो निशान मिट गया था और उनके पास शिकार करने या खाना ढूंढने का कोई तरीका नहीं बचा था। उसके कबीले के लोग महीनों से भूखे थे और अब वो सब धीरे धीरे भूख से तड़प कर मर रहे थे। चीफ सॉन्ग की बातें सुनकर मुझे चीफ यू ने बताया कि अगर मैंने उस वक्त आग और मछलियां नहीं खोजी होती तो शायद मेरी ट्राइब का भी यही हाल होता। मैंने मन ही मन सोचा कि इस प्रिमिटिव एरा में बिना किसी सॉलिड सर्वाइवल स्किल के जिंदा रहना लिटरली इम्पॉसिबल था। चीफ सॉन्ग ने मेरे आगे अपने घुटने टेक दिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि प्रॉफिट सर, क्या आप मेरी ट्राइब को थोड़ा सा खाना देकर हमारी मदद कर सकते हैं। उसने कहा कि वो अपने लोगों को ऐसे तड़प कर मरते हुए नहीं देख सकता। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें खाना सिर्फ एक ही शर्त पर दूंगा और वो शर्त यह है कि तुम्हें अपनी पूरी स्नो पाइन ट्राइब के साथ मेरी ग्रेट वेस्टलैंड ट्राइब को ज्वाइन करना होगा। मेरी ये बात सुनकर चीफ सॉन्ग पूरी तरह से हैरान रह गया। इस प्रिमिटिव दुनिया का रूल था कि कोई भी लीडर मरने से पहले हार नहीं मानता था, पर चीफ सॉन्ग एक हारा हुआ और थका हुआ इंसान था। उसने भरे हुए गले से कहा कि मैं ऑलरेडी एक बहुत ही फेलियर चीफ हूं और आपने मेरे परिवार की जान बचाई है। उसने बिना किसी हेजिटेशन के कहा कि वो और उसकी पूरी ट्राइब मेरी गुलामी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसकी ये बात सुनकर मैंने कहा कि बहुत बढ़िया, अब मैं तुम्हारे भूखे लोगों को मरने नहीं दूंगा। चीफ यू मेरे पास आई और उसने बहुत ही टेंशन में मुझसे पूछा कि लू याओ, हम इन सबके लिए अचानक से इतना सारा खाना कहां से लाएंगे। मैंने उसे एक मिस्टीरियस लुक दिया और कहा कि खाना तो हमारे बिल्कुल सामने है। मैं उस गोल्डन राइस के खेत की तरफ मुड़ा। चीफ यू पूरी तरह से कंफ्यूज थी। मैंने उसे और बाकी लोगों को समझाया कि इस फसल को अगर हम सही तरीके से उगाएं तो हमें शिकार पर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चीफ सॉन्ग ने निराश होकर कहा कि प्रॉफिट सर, जब तक ये फसल बड़ी होगी तब तक मेरे लोग भूख से मर चुके होंगे। मैंने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि इस गोल्डन राइस के सारे बीज निकालकर जमीन में बो दो। उन्होंने वैसा ही किया। जैसे ही बीज मिट्टी में गए, मैंने अपना सिस्टम ओपन किया और अपना फार्मिंग स्किल लेवल 1 एक्टिवेट कर दिया। मेरे हाथों से एक बहुत ही ब्राइट गोल्डन रंग की मैजिकल एनर्जी निकली और सीधा उस मिट्टी के अंदर चली गई और अगले ही सेकंड जो हुआ उसे देखकर वहां खड़े हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बीज मैजिकली उसी वक्त अंकुरित हुए और देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने एक पूरी की पूरी पकी हुई गोल्डन राइस की फसल खड़ी हो गई। वो सुनहरे रंग की फसल हवा में लहरा रही थी। चीफ सॉन्ग और उसके लोग तो खुशी और सदमे के मारे रोने लगे। उनके लिए ये लिटरली भगवान का किया हुआ कोई चमत्कार था। मैंने तब सोचा कि जब हम अपने मेन बेस पर वापस जाएंगे तो हम बहुत सारे खेती के टूल्स बनाएंगे और इस फार्मिंग तकनीक को पूरी डहवांग ट्राइब में फैला देंगे। चीफ सॉन्ग मेरे पास आकर रोने लगा और उसने मुझे एक सच्चा देवता मान लिया जिसके पास ऐसी मैजिकल पावर थी। उसने पूरे दिल से अनाउंस कर दिया कि
आज से पूरी स्नो पाइन ट्राइब सिर्फ और सिर्फ मेरी कमांड मानेगी और मेरे अंडर काम करेगी। मैंने कहा कि ठीक है, जब तक हम यहाँ हैं, हम यहाँ कुछ दिन और रुकेंगे और इस जगह को अपने एम्पायर का एक नया हिस्सा बनाएंगे। ये नई जमीन काफी उपजाऊ थी और मेरे फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर मैंने मैमथ ट्राइब को भी प्यूरिफिकेशन फ्रूट का इस्तेमाल करने दिया। वो मेरे शुक्रगुजार थे। तभी अचानक मेरी कानों में सिस्टम इंटरफेस का आवाज आया। सिस्टम ने मुझे एक बहुत ही एपिक नोटिफिकेशन दिया। मैंने सक्सेसफुली 2 नई ट्राइब्स यानी मैमथ ट्राइब और स्नो पाइन ट्राइब को अपने एम्पायर में मिला लिया था। इस मैसिव एक्सपेंशन के लिए सिस्टम ने मुझे पूरे 30 फ्री स्टैट्स पॉइंट्स का रिवॉर्ड दिया और सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरा रूलर ऑफ द लैंड स्किल जो लेवल 1 पर था वो अब सीधा अपग्रेड होकर लेवल 2 पर पहुंच गया था। सिस्टम ने बताया कि अब मेरी टेरिटरी के अंदर मौजूद मेरी आर्मी के हर एक इंसान की स्ट्रेंथ, एजिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और स्पिरिट में ऑटोमेटिकली +10 स्टैट्स पॉइंट्स का मैसिव बफ ऐड हो जाएगा। ये कोई नॉर्मल बफ नहीं था। +10 स्टैट्स पॉइंट्स का मतलब था कि मेरा हर एक ऑर्डिनरी वॉरियर अब एक सुपर ह्यूमन बन चुका था। मेरी आर्मी अब प्रैक्टिकली इनविंसिबल हो चुकी थी। मैं खुशी से अंदर ही अंदर झूम रहा था। चीफ यू ने मुझसे पूछा कि लू याओ, अब हमारा अगला प्लान क्या है। मैंने उस स्नो पाइन ट्राइब के इलाके को ध्यान से देखा। ये जगह बहुत ही स्ट्रेटेजिक थी और इसे हम अपने एम्पायर के एक नए आउटपोस्ट की तरह यूज कर सकते थे। मैंने चीफ यू से कहा कि हम इस जगह को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते। हमें यहाँ भी दुश्मनों और जंगली जानवरों से बचने के लिए एक मजबूत लकड़ी की दीवार बनानी होगी। चीफ यू ने तुरंत हाँ कर दी क्योंकि उन्हें अब तक दीवार बनाने का पूरा एक्सपीरियंस हो चुका था। हमने तुरंत काम शुरू कर दिया। लकड़ियां काटी गईं और बहुत ही तेजी से उस स्नो पाइन ट्राइब के चारों तरफ भी एक अभेद्य किला खड़ा हो गया। अब वो जगह पूरी तरह से सेफ थी। चीफ यू ने कहा कि अब हमें अपनी मेन सेटलमेंट वापस चलना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज जमा कर लिए हैं। मैंने कहा कि हम सब वापस नहीं जाएंगे। अगर हमने इस जगह को खाली छोड़ दिया तो कोई और दुश्मन इस पर कब्जा कर लेगा। हमें यहाँ एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर को छोड़ना होगा जो इस आउटपोस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। मैंने पीछे मुड़कर देखा और शू क्यू को आवाज लगाई। शू क्यू, जो कभी मेरा दुश्मन था, अब मेरा सबसे लॉयल और स्ट्रांग वॉरियर बन चुका था। मैंने उसे ऑर्डर दिया कि वो अपने साथ कुछ सबसे बेहतरीन वॉरियर्स को लेकर यहीं रुकेगा और इस नए इलाके को डेवलप करेगा। मैंने उससे स्ट्रिक्टली कहा कि अगर यहाँ कोई भी खतरा आए तो वो तुरंत घोड़े पर एक मैसेंजर भेजकर मुझे अलर्ट करेगा। शू क्यू ने पूरे जोश और इज्जत के साथ अपना सिर झुकाया और मेरी कमांड को एक्सेप्ट कर ली। वो जानता था कि ये मेरे एम्पायर को एक्सपैंड करने का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। भले ही उसे मुझसे दूर रहना था, पर वो मेरे मिशन के लिए अपनी जान देने को भी तैयार था। इन सारे अरेंजमेंट्स के बाद मैं चीफ यू और अपनी बाकी आर्मी के साथ अपनी मेन सेटलमेंट वापस आ गया। वहां पहुंचते ही मैंने सबसे पहले अपनी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया। मैंने अपने आदमियों से खेत तैयार करवाए और वो सारे गोल्डन राइस के बीज और दूसरे मैजिकल पौधे वहां बो दिए। मैंने फिर से अपना फार्मिंग स्किल यूज किया और कुछ ही सेकंड्स में हमारे पास इतना सारा अनाज आ गया कि हम उसे देखकर हैरान थे। एक आदमी ने खुशी से चिल्लाकर कहा कि ये फसल तो इतनी ज्यादा है कि हम दिन में 5 बार भी खाएं तो भी ये खत्म नहीं होगी। पर मैं इस प्रिमिटिव दुनिया के खतरों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। यहाँ कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर या भयानक सर्दियां आ सकती थी। मैंने उन्हें डांटते हुए कहा कि खाने को वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऑर्डर दिया कि तुरंत एक बहुत बड़ा ग्रैनरी या अनाज गोदाम बनाया जाए और ये सारा एक्स्ट्रा अनाज वहां सेफ रखा जाए। हमें फ्यूचर के लिए पूरी तैयारी करनी थी। इसी बीच मू होंग मेरे पास भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी खुशी थी। उसने मुझे बताया कि हमने पिछले 1 महीने में आपके डिजाइन किए हुए ट्रेब्यूशेट्स को बनाने पर दिन रात काम किया है और अब हमारे पास बहुत सारे ट्रेब्यूशेट्स तैयार हो चुके हैं। ये सुनकर मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन फील हुआ। अब हमारी बस्ती पर हमला करना किसी भी एनिमी के लिए लिटरली मौत को दावत देना था। चीफ यू भी बहुत खुश थी, पर उसने कहा कि हमें अभी भी अलर्ट रहना होगा क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत अनजान है। मैंने कहा कि जब तक मेरे पास मेरी आर्मी और वेपन्स हैं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी बस्ती के बाहर से मेरे कुछ स्काउट्स बहुत ही तेजी से घोड़े दौड़ाते हुए अंदर आए। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। उन्होंने आकर रिपोर्ट दी कि चीफ, हमने दूर पहाड़ों के पास एक बहुत बड़ा आयरन ओर का खदान ढूंढा है। आयरन ओर का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। इस प्रिमिटिव दुनिया में आयरन यानी लोहे का मिलना किसी खजाने से कम नहीं था। अगर मैं लोहे के हथियार और आर्मर बना लूंगा तो मेरी आर्मी को इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा पाएगी। मैंने तुरंत उन स्काउट्स को मुझे वहां ले जाने का ऑर्डर दिया। चीफ यू भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। जब हम उस पहाड़ी इलाके में पहुंचे तो वहां सच में बहुत सारा प्योर आयरन ओर मौजूद था। चीफ यू उसे देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि लुयाओ, तुमने सच में हमारी किस्मत बदल दी है। पर तभी मेरे स्काउट्स ने मुझे अलर्ट किया कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। उन्होंने बताया कि उस खदान के पास कुछ अनजान लोग भी मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है कि वो भी इस लोहे पर कब्जा करना चाहते हैं। मैंने दूर से नोटिस किया कि वो लोग सच में किसी अनजान ट्राइब के मेंबर्स थे। चीफ यू ने टेंशन में आकर कहा कि लुयाओ, हमारे पास अभी सिर्फ 3 लोग हैं और वो लोग गिनती में बहुत ज्यादा हैं। हमें वापस जाकर अपनी आर्मी लानी चाहिए। आर्मी की कोई जरूरत नहीं है, मेरी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ही काफी है।
पर तभी उन दुश्मनों के बीच से एक औरत बाहर आई। उसका पूरा गेटअप बहुत ही डरावना और मिस्टीरियस था। उसने जानवरों की खाल पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर आंखों के ठीक नीचे नीले रंग की वर्टिकल लाइंस बनी हुई थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि उसने अपने सिर पर एक बहुत ही बड़ा और सींगों वाला किसी जानवर का कंकाल या स्कल पहना हुआ था। वो दिखने में किसी चुड़ैल या विच जैसी लग रही थी। उसने हमें देखकर बहुत ही घमंड से कहा कि तुम लोग कौन हो जो मेरी शैन नवी ट्राइब के खजाने पर नजर डाल रहे हो। उसने कहा कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं अकेले ही तुम सबको खत्म करने के लिए काफी हूँ। मेरे स्काउट्स को उसकी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुम जैसी औरत हमारा क्या बिगाड़ लेगी। पर उस शैन नवी नाम की औरत के चेहरे पर एक बहुत ही भयानक और कॉन्फिडेंट स्माइल थी। उसने कहा कि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं भगवान की भेजी हुई एक शैन नवी या गॉडेस हूँ और मेरे पास इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करने की जादुई पावर है। उसने अपना वो सींगों वाला स्कल हमारी तरफ किया। अचानक उस स्कल की आंखों में से एक बहुत ही डार्क और पर्पल रंग की मैजिकल एनर्जी निकली। उस एनर्जी ने मेरे दोनों स्काउट्स और चीफ यू को इंस्टेंटली हिट किया। ये कोई मजाक नहीं था, वो मैजिकल एनर्जी सच में माइंड कंट्रोल का काम कर रही थी। मेरे स्काउट की आंखें एकदम से ब्लैंक हो गईं और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से गायब हो गए। वो तीनों किसी ज़ॉम्बी की तरह उस शैन नवी औरत के सामने घुटनों के बल बैठ गए। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। चीफ यू और मेरे सबसे अच्छे स्काउट्स उस चुड़ैल के कंट्रोल में थे। वो शैन नवी औरत सच में एक बहुत बड़ा खतरा थी। मुझे समझ आ गया था कि वो कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है, बल्कि वो साइकिक अटैक्स करती है। तभी बस्ती के गेट पर एक बहुत ही अजीब सी हलचल हुई। मैंने देखा कि श्यू ख्यू, जो स्नो पाइन आउटपोस्ट का था, वो अपने घोड़े पर बुरी तरह से घायल हालत में बस्ती के अंदर आ रहा था। उसका घोड़ा हाँफ रहा था और शूचू के चेहरे पर बहुत ज्यादा पैनिक था। वो सीधा मेरे पास आया और उसने कहा कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। चीफ यू को एक बहुत ही खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया है और वो मरने वाली है। आपको तुरंत मेरे साथ चलना होगा। उसकी ये बात सुनते ही बस्ती के बाकी लोग पैनिक करने लगे। मू होंग ने तुरंत मुझसे कहा कि हमें जल्दी चलना चाहिए, पर मेरा मॉडर्न गेमर दिमाग उस सिचुएशन को बहुत ही अलग तरीके से एनालाइज कर रहा था। मैंने शूचू की आंखों में देखा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बात करने का तरीका, सब कुछ बहुत ही ज्यादा रोबोटिक और अननेचुरल लग रहा था। वो हमेशा मुझे पूरे रिस्पेक्ट के साथ रिपोर्ट करता था, पर इस वक्त उसकी आवाज में वो इमोशन नहीं था। मैंने तुरंत समझ लिया कि दाल में कुछ काला है। मैंने मू होंग को एक इशारा किया। मू होंग मेरे इशारे को समझ गया। मैंने अचानक से शूचू को पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। मैंने मू होंग से कहा कि जल्दी से वो नीला प्यूरिफिकेशन फ्रूट लेकर आओ। मू होंग भागकर वो फल ले आया। मैंने उस फल को निचोड़कर उसका जूस फोर्सफुली शूचू के मुंह में डाल दिया। जैसे ही वो मैजिकल जूस उसके शरीर में गया, शूचू की आंखें जो पहले ब्लैंक थी वो अचानक से नॉर्मल हो गईं। उसने एक लंबी सांस ली और खांसते हुए उठा। उसने हैरानी से मुझे देखा और पूछा कि वो यहाँ कैसे आ गया। मैंने उससे सख्ती से पूछा कि मुझे सच सच बताओ कि स्नो पाइन आउटपोस्ट पर क्या हुआ है। शूचू ने अपना सर पकड़ते हुए कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है, बस इतना याद है कि एक बहुत ही अजीब सी औरत जिसके सर पर एक कंकाल था वो हमारे कैंप में आई थी और उसके बाद मेरे दिमाग में अंधेरा छा गया। ये सुनते ही मेरा शक यकीन में बदल गया। वो शन्नवी औरत ने चीफ यू को पकड़ने के बाद सीधा स्नो पाइन आउटपोस्ट पर हमला किया था और वहां मौजूद मेरे सारे आदमियों को अपने माइंड कंट्रोल से गुलाम बना लिया था। उसने शूचू को जानबूझकर मेरे पास भेजा था ताकि वो मुझे झूठ बोलकर किसी ट्रैप में फंसा सके। ये कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं थी, ये एक साइकिक वॉर थी। मुझे पता था कि अगर मुझे उस औरत को हराना है तो मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि मेंटल पावर की जरूरत है। मैंने अपना सिस्टम इंटरफेस ओपन किया। मेरे पास जितने भी फ्री स्टार्ट्स पॉइंट्स अवेलेबल थे, मैंने बिना एक भी पॉइंट बचाए वो सारे के सारे पॉइंट्स डायरेक्टली अपनी स्पिरिट एट्रीब्यूट में एलोकेट कर दिए। जैसे ही मैंने पॉइंट्स एलोकेट किए, मेरे दिमाग में एक बहुत ही भयंकर धमाका सा हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मेंटल क्लैरिटी और फोकस 1000 गुना बढ़ गया है। मेरे आसपास की हर एक डिटेल मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रही थी। मेरी स्पिरिट पावर अब पूरी तरह से मैक्स आउट हो चुकी थी। अब मैं किसी भी माइंड कंट्रोल मैजिक को इजीली ब्रेक कर सकता था। मैंने मू होंग को बस्ती की सिक्योरिटी का ऑर्डर दिया और अकेले ही अपने सेबर टूथ टाइगर पर बैठकर उस शन्नवी औरत के कैंप की तरफ निकल पड़ा। जब मैं उसके कैंप में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे सारे आदमी और चीफ यू उस औरत के सामने गुलामों की तरह खड़े थे। वो शन्नवी औरत मुझे देखकर बहुत जोर से हंसी। उसने कहा कि तुम सच में बहुत बेवकूफ हो जो खुद चलकर मेरी मौत के जाल में आ गए। उसने कहा कि अब मैं तुम्हें भी अपना गुलाम बना लूंगी। उसने अपना वो कंकाल वाला स्कल मेरी तरफ किया और अपनी पूरी ताकत के साथ वो डरावनी पर्पल एनर्जी मेरे ऊपर फायर कर दी। वो मैजिकल एनर्जी किसी काले धुएं की तरह मेरे पास आई और मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश करने लगी, पर मेरा स्पिरिट लेवल अब नॉर्मल नहीं था। जैसे ही वो एनर्जी मेरे दिमाग से टकराई, वो कांच की तरह टूटकर बिखर गई। मेरे मैक्स्ड आउट स्पिरिट स्टैट्स ने उसके माइंड कंट्रोल को पूरी तरह से नलिफाई कर दिया था। वो औरत ये देखकर पूरी तरह से सदमे में चली गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान उसके इस अल्टीमेट मैजिक को कैसे रेजिस्ट कर सकता है। उसने घबराकर अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि मुझे
पकड़ें, पर इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, मैंने अपनी इनसेन एजिलिटी का यूज किया और सीधा उसके सामने पहुंच गया। मैंने एक ही झटके में उसे जमीन पर पटक दिया और अपनी बोन नाइफ उसकी गर्दन पर रख दी। मैंने बहुत ही खतरनाक आवाज में उससे कहा कि तुम्हारा ये घटिया जादू मेरे सामने काम नहीं करेगा। मैंने कहा कि अब अपनी इस बकवास को बंद करो और चीफ यू को आजाद करो। वो शेन-नवी औरत डर के मारे कांपने लगी। उसका सारा घमंड टूट चुका था। उसने अपनी जादुई पावर वापस ले ली और चीफ यू के साथ साथ मेरे सारे आदमियों का माइंड कंट्रोल टूट गया। चीफ यू होश में आई और मुझे वहां देखकर बहुत खुश हुई। मैंने उस शेन-नवी औरत को कसकर पकड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। उस औरत ने मेरी आंखों में देखा और अचानक वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि तुम मुझे मार दो, पर तुम ये नहीं जानते कि हम सबके ऊपर कितनी बड़ी तबाही आने वाली है। उसने कहा कि वो दूसरे कबीलों को इसलिए गुलाम बना रही थी ताकि वो एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर सके। मैंने उससे पूछा कि उसे किस आर्मी से लड़ना है। उसने कांपती हुई आवाज में बताया कि इस कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में एक बहुत ही विशाल और खूंखार कबीला है जिसका नाम मोची या डीमन टूथ ट्राइब है। उसने बताया कि उस ट्राइब में 1000 से भी ज्यादा खूंखार वॉरियर्स हैं और उनका लीडर शऊ एक बहुत ही दरिंदा और जालिम इंसान है। वो लोग सिर्फ खून बहाना और औरतों को लूटना जानते हैं। शेन-नवी ने बताया कि शऊ ने उसके कबीले को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और उसे धमकी दी थी कि अगर उसने खुद को उसके हवाले नहीं किया तो वो इस पूरे इलाके को खत्म कर देगा। उसने कहा कि डीमन टूथ ट्राइब अब इस तरफ ही बढ़ रही है और कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता। ये इन्फॉर्मेशन सच में बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। 1000 से ज्यादा वॉरियर्स की आर्मी का मतलब था टोटल डिस्ट्रक्शन। चीफ यू ये सुनकर पूरी तरह से पैनिक में आ गई, पर मैं कोई नॉर्मल प्रिमिटिव लीडर नहीं था। मेरे चेहरे पर डर की जगह एक बहुत ही खतरनाक स्माइल आ गई। मैंने शेन-नवी औरत को छोड़ा और उससे कहा कि तुम बेवकूफ हो जो उन लोगों से डर रही हो। मैंने कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वो छोटी सी आर्मी उन्हें रोक पाती। मैंने उसे अपने साथ अपनी ग्रेट वेस्टलैंड ट्राइब के मेन बेस में लेकर आया। जब मैं उसे अपनी ग्रेट वेस्टलैंड ट्राइब के मेन बेस में लेकर आया तो वो वहां का डेवलपमेंट देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। उसने हमारी ऊंची लकड़ी की दीवारें, हमारे गोल्डन राइस के खेत, हमारे घुड़सवार वॉरियर्स और सबसे बढ़कर हमारे वो मैसिव ट्रेबुशेस देखे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई कबीला इतना एडवांस्ड कैसे हो सकता है। मैंने उससे कहा कि जो शव तुम्हें डरा रहा है मैं उसे इसी मैदान में कुचल कर रख दूंगा। मैंने उसे अपना मास्टर प्लान समझाया। मैंने शेन-नवी से कहा कि तुम वापस उस शव के पास जाओगी और नाटक करोगी कि तुम उसकी ताकत के आगे सरेंडर कर रही हो। तुम उसे बातों में उलझाकर हमारी इस टेरिटरी की तरफ लेकर आओगी। बाकी का काम मैं और मेरी आर्मी कर लेंगे। शेन-नवी मेरी बातों से इतनी ज्यादा इंप्रेस थी कि वो तुरंत मेरे प्लान के लिए तैयार हो गई। उसके जाने के बाद मैंने अपनी पूरी आर्मी को वॉर मोड में डाल दी। मैंने अपने घुड़सवारों को आर्चरी की स्पेशल ट्रेनिंग दी। मैंने उन्हें सिखाया कि कैसे घोड़े की रफ्तार के साथ साथ परफेक्ट निशाना लगाया जाता है। ये हॉर्स आर्चरी इस प्रिमिटिव एरा में एक इनविंसिबल मिलिट्री टैक्टिक थी। मैंने मू होंग को ऑर्डर दिया कि ट्रेब्यू सेट्स में बड़े पत्थरों की जगह आग के गोले फायर करने की तैयारी करो। हम उस डीमन टूथ ट्राइब को एक ऐसा सरप्राइज देने वाले थे जो उन्होंने अपने बुरे सपनों में भी नहीं सोचा होगा। कुछ दिनों बाद वो दिन आ ही गया। मेरे स्काउट्स ने रिपोर्ट दी कि डीमन टूथ ट्राइब की आर्मी हमारी बस्ती की तरफ बढ़ रही है। मैं अपनी पूरी फोर्स के साथ एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा था जहां से नीचे का पूरा मैदान साफ दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि सच में एक बहुत ही मैसिव आर्मी हमारी तरफ आ रही है। उनके वॉरियर्स के चेहरे पर खौफनाक पेंट था और उनके हाथों में भारी हथियार थे। सबसे आगे एक बहुत ही विशाल और मस्कुलर आदमी चल रहा था जिसके गले में खोपड़ियों की माला थी। वो शाओ था। उसके बगल में शेन-नवी चल रही थी जो उसे हमारे ट्रैप की तरफ लीड कर रही थी। शाओ बहुत ही ज्यादा एरोगेंट लग रहा था। वो जोर जोर से हंस रहा था और कह रहा था कि इस छोटे से कबीले को तो वो अपने पैरों तले रौंद देगा। शेन-नवी ने बहुत ही चालाकी से शाओ और उसकी आर्मी को उस संकरे और खुले मैदान में लाकर खड़ा कर दिया जहां मेरे ट्रेब्यूसेट्स की रेंज बिल्कुल परफेक्ट थी। जैसे ही वो लोग उस किल जोन में पहुंचे शेन-नवी वहां से भागकर सुरक्षित जगह पर आ गई। शाओ को कुछ समझ नहीं आया। आसमान में एक बहुत ही खौफनाक नजारा था। मेरे दर्जनों ट्रेब्यूसेट्स ने एक साथ हवा में आग से धड़कते हुए भारी पत्थर फायर कर दिए। वो आग के गोले उल्का पिंडों की तरह सीधा डीमन टूथ ट्राइब की आर्मी के बीच में जाकर गिरे। वहां भयंकर धमाके हुए और आग लग गई। शाओ की आर्मी में टोटल केओस फैल गया। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आसमान से आग कैसे बरस रही है। तभी शेन-नवी भागते हुए मेरे पास आई। शाओ भी उसके पीछे भागते हुए आया, पर तभी मेरी कैवलरी ने मैदान में एंट्री ली। शाओ ने पूछा कि आखिर मैं कौन हूं और मैंने जवाब दिया कि मैं ही वो हूं जिसने ये प्लान बनाया है। शाओ फिर भी घमंडी था, लेकिन उसके एक अंडरलिंग ने आकर कहा कि शाओ का एरिया कुछ लोग नष्ट कर रहे हैं। मेरे रूलर ऑफ द लैंड लेवल 2 की बफ की वजह से मेरे वॉरियर्स की स्पीड और एक्यूरेसी अनमैच्ड थी। उन्होंने घोड़ों पर बैठे बैठे उन भागते हुए दुश्मनों पर तीरों की ऐसी बारिश की कि दुश्मन गाजर मूली की तरह कटकर जमीन पर गिरने लगे। उसने मेरी तरफ देखा और गुस्से में पूछा कि मैं आखिर कौन हूं। मैंने उसे स्मर्क करते हुए घूर कर देखा और जोर से बोला, मैं इस ट्राइब
का बॉस हूँ और जिस औरत को तू अपने साथ लाया है वो मेरी औरत है। ये सुनते ही शू की मर्दानगी को सीधी चोट पहुंची। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने जोर से चिल्लाकर हम पर हमला करना शुरू किया। इन्हें इनकी औकात दिखाना होगा, सबको मार डालूंगा, वो चिल्लाया। मैंने एरो का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने उस एरो को नाकाम कर दिया। मुझे कुछ देर के लिए लगा कि कैसे ये मुझे ओवरपावर कर रहा है। उसने अपना एक मैसिव पत्थर उठाया और मेरे सिर पर पूरी ताकत से वार किया, पर मैं तो अपने सारे स्टैट्स, पॉइंट्स, स्पिरिट और स्ट्रेंथ पे मैक्स आउट कर चुका था। मैंने बिना अपनी जगह से हिले अपनी बॉडी को हल्का सा साइड किया और उसके भारी अटैक को सिर्फ अपने नंगे हाथ से हवा में ही रोक लिया। फिर पीछे से शेन नवी ने अपनी जादू दिखाई और आखिरकार शू ढेर हो गया और ऐसे ही हम वॉर जीत गए। शेन नवी मेरे पास आई और शर्माते हुए बोली कि क्या वो अब सच में मेरी औरत है। मैंने उससे कहा कि वो बस शू की टॉन्ट करने के लिए मैंने कहा था। ये सुनकर शेन नवी थोड़ी उदास हो गई। रात हो चुकी थी। पूरे बेस में इस अल्टीमेट एपिक विक्ट्री का सेलिब्रेशन चल रहा था। हमने मोची ट्राइब के उन हजारों बचे हुए लोगों को अपने ट्राइब में मिला लिया था और अब हमारी वर्कफोर्स पहले से भी दोगुनी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी मू होंग शू क्यू के साथ काम पे निकल पड़ा। चीफ यू चलकर मेरे पास आई। उसने बहुत ही सॉफ्ट और इमोशनल आवाज में बोली कि लू याओ, मुझे अभी भी सब सपना लग रहा है। मैंने एक बहुत ही सुकून वाली स्माइल दी। मैंने उससे कॉन्फिडेंटली कहा कि चीफ यू, ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। आगे आगे देखो, मैं इस पूरी दुनिया को कंप्लीटली कॉन्कर कर लूंगा और मेरे राज में मेरी औकात और पावर्स बस इन्फिनिटली बढ़ती जाएंगी। उसने मुझे याद दिलाया कि कैसे कुछ महीने पहले वो लोग एक ठंडी और डार्क गुफा में भूख और ठंड से मरने वाले थे। उनके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं थी और अब मेरी वजह से वो इस पूरी प्रिमिटिव दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे सेफ एम्पायर हैं। चीफ यू भी मेरे और पास आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने भी उसके कंधे को सहलाया। शेन नवी तभी मेरे पास आई। उसने बड़ी ही शांति से मुझे बताया कि उसने सभी नए लोगों और कैप्टिव्स के लिए हाउसेज अरेंज कर दिए हैं और अब मुझे और चीफ यू को आराम करना चाहिए। मैंने भी चीफ यू को कहा कि वो बहुत टाइम से कैप्टिव थे, इसलिए उसे रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन चीफ यू बड़ी ही शर्माते हुए मुझसे पूछा कि लू याओ, क्या आज रात हम दोनों एक साथ एक ही टेंट में सो सकते हैं? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी इस रिक्वेस्ट को सुनकर मैं थोड़ा सा चौंक गया। मैंने एक प्रिंस की तरह उसे कैरी किया और स्माइल की और कहा कि हाँ बिल्कुल, आज रात हम एक साथ आराम करेंगे। हम दोनों ने टेंट में आराम से रात बिताया। उसके बाद अचानक मेरे सामने हवा में सिस्टम का गोल्डन पैनल फ्लैश हुआ। उस पैनल पर लिखा था कि मैंने सक्सेसफुली ब्लड लाइन इनहेरिटेंस का माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है और इस मैसिव अचीवमेंट के लिए सिस्टम ने मुझे सीधे 30 फ्री स्टैट्स पॉइंट्स का इनसेन रिवॉर्ड दिया है। ये पॉइंट्स देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं मन ही मन सोचने लगा कि सिस्टम इतनी आसानी से इतने सारे पॉइंट्स कैसे दे सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि इस प्रिमिटिव वर्ल्ड में मुझे अपना एम्पायर बढ़ाने के साथ साथ अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने पर भी फोकस करना चाहिए? क्या मुझे सच में अपनी ब्रांचेस को एक्सपैंड करना चाहिए? मैंने अपने दिमाग में चल रहे इन सब अजीब ख्यालों को झटक दिया और डिसाइड किया कि अभी के लिए बस आराम करना ही बेस्ट होगा। अगली सुबह जब मैं बाहर आया तो शेन नवी अपना सामान बांधकर खड़ी थी। मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा कि क्या वो अपने शेन नवी ट्राइब को मेरे दाहुंग ट्राइब के साथ कंप्लीटली मर्ज करने के बारे में सोच रही है। मैंने उससे ऑफर दिया कि अगर वो हमारे साथ जुड़ेगी तो उसके लोगों को कभी भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि अब जबकि मैंने उस हैवान शो को मारकर इस पूरे कॉन्टिनेंट को सेव कर दिया है तो वो अकेले ही अपने ट्राइब को लीड करेगी और अपने लोगों को इतना एडवांस बनाएगी कि वो दाहुंग ट्राइब को पीछे छोड़ देगी। लेकिन फिर भी उसने थोड़ी सी स्माइल की और मुझे थैंक यू कहा। उसने मुझे उस गोल्डन राइस की सीड्स और उस मैसिव आयरन माइन का कंट्रोल देने के लिए शुक्रिया अदा किया। उसके इस कॉन्फिडेंस को देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा फील हुआ। फिर हम अपने ट्राइब पर लौट आए। चीफ यू मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि लू याओ, अब हमारे ट्राइब में लोगों की गिनती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और हमारा ये पुराना बेस इन सबको संभालने के लिए काफी नहीं है। मैंने उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही, हमारी पॉपुलेशन अब लिटरली एक्सप्लोड हो चुकी है और अब टाइम आ गया है कि हम अपनी टेरिटरी को एक मैसिव लेवल पर एक्सपैंड करें। मैंने उसे समझाया कि अब हम सिर्फ घास फूस के टेंट्स और छोटी लकड़ी की वॉल्स पर डिपेंड नहीं कर सकते। मुझे इस प्रिमिटिव वर्ल्ड को कंप्लीटली चेंज करना था। मैंने तुरंत अपने सबसे स्ट्रॉन्ग वर्कर्स को इकट्ठा किया और एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। मैंने लकड़ियों और जानवरों की खाल का यूज करके एक बड़ा सा एयर ब्लोअर यानी बेलोस तैयार किया। जब मू होंग और बाकी लोगों ने इस अजीब से वुडन बॉक्स को देखा तो वो कंप्लीटली कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने उन्हें समझाया कि ये बेलोज है। मैंने उन्हें बताया कि आग को एक एक्सट्रीम टेम्परेचर तक ले जाने के लिए सिर्फ लकड़ी जलाना काफी नहीं होता, बल्कि उसमें लगातार और फोर्स के साथ हवा पंप करनी पड़ती है। तभी हमारा फर्नेस उस लेवल तक पहुंचेगा जहां हम आयन को पिघला सकें। मैंने सबको ये काम सिखाने का डिसीजन लिया। मैंने अपने हाथों से उस बेलोस के हैंडल को पुश और पुल करना शुरू किया। जैसे जैसे हवा फर्नेस के अंदर जाती, आग की लपटें भयंकर रूप लेने लगी। कुछ ही देर में उस फर्नेस के नीचे से बिल्कुल प्योर और चमकता हुआ लिक्विड आयन बाहर निकलने लगा। ये देखकर वहां खड़े हर एक डाहुआंग वॉरियर की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। उन्होंने जिंदगी में कभी इतना ग्लोइंग और लिक्विड मेटल नहीं देखा था। पर मेरा प्लान सिर्फ आयन तक लिमिटेड नहीं था। मैंने उन्हें मिट्टी के सांचे दिखाए और उन्हें बताया कि हम इस आग का यूज करके सिर्फ आयन ही नहीं बल्कि मिट्टी को पकाकर मजबूत ब्रिक्स भी बनाएंगे। मैंने उन्हें
समझाया कि ये ब्रिक्स हमारी नई हाउसेज और एक इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेस वॉल बनाने के काम आएंगे। चीफ यू और मू होंग पूरी तरह से अमेज्ड हो गए थे, इसलिए मैंने उन्हें मेरा प्लान समझाया। पर इतने बड़े एम्पायर को स्मूथली और बिना किसी प्रॉब्लम के चलाने के लिए मुझे एक बहुत ही प्रॉपर और स्ट्रिक्ट सिस्टम चाहिए था। मैंने अपनी पूरी पॉपुलेशन को एक बहुत ही बड़े मैदान में बुलाया। मैंने एक बहुत ही अल्फा और कमांडिंग वॉइस में सबके सामने अनाउंस किया कि आज से हमारी ट्राइब के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। मैंने हजारों लोगों को उनकी स्ट्रेंथ और स्किल्स के हिसाब से अलग अलग स्पेसिफिक टीम्स में डिवाइड कर दिया। मैंने एक टीम को सिर्फ गैदरिंग का काम दिया, जिनका मिशन था जंगलों के बहुत अंदर तक जाना और वहां से फल, लकड़ियां और काम की जड़ी बूटियां लाना। दूसरी टीम को मैंने हंटिंग और स्काउटिंग का काम दिया, जो हमारे लिए गोश्त लाएंगे और दुश्मनों पर नजर रखेंगे। तीसरी टीम को मैंने फार्मिंग में लगा दिया, ताकि हमारी गोल्डन राइस की फसल हमेशा हरी भरी रहे और कोई भूखा ना सोए। चौथी टीम को मैंने माइनिंग और आयरन स्मेल्टिंग का भारी काम सौंपा और आखिरी टीम को मैंने कंस्ट्रक्शन का काम दिया, जो नए घर और रास्ते बनाएंगे। इस डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से हमारी ट्राइब की एफिशिएंसी लिटरली 1000 गुना बढ़ गई थी। हर कोई अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था, पर मेरे दिमाग में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, जो फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल थी। मैं अपनी झोपड़ी के बाहर आराम से बैठा हुआ था और मेरे हाथ में एक जली हुई काली पत्थर थी। मैं उस पत्थर से एक बहुत बड़े पत्थर पर कुछ अजीब से निशान बना रहा था। चीफ यू मेरे पास आई और उसने बहुत ही हैरानी से मेरी तरफ देखकर पूछा कि लू याओ, तुम ये क्या कर रहे हो और ये आड़ी टेढ़ी लकीरें क्या है? मैंने उस पत्थर पर बने हुए निशान की तरफ इशारा करते हुए उसे बताया कि ये कोई मामूली लकीरें नहीं है चीफ यू। मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि इंसान की मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है और वो चीजें भूल जाता है, पर अगर हम अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को सिंबल्स के फॉर्म में पत्थरों या खालों पर लिख लें तो वो हमेशा के लिए सेफ हो जाएगी और आने वाली जनरेशंस तक इजीली पहुंचेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि ये एक वर्ड है जिसका मतलब है फायर। मैंने कहा कि इसे राइटिंग कहते हैं और ये सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल निशानी है। चीफ यू मेरी इस बात से इतनी ज्यादा इंप्रेस हुई, तभी मैंने ऐलान किया कि मैं इस समझ को आयरन एज में लीड करूंगा। बाद में मैं कबीले की तरफ लौटा। मू होंग मेरे पास भागता हुआ आया और उसने बहुत ही शानदार लोहे की कुल्हाड़ी और एक बहुत ही शार्प लोहे की तलवार बनाया था। उसने पूरे जोश के साथ मुझे वो वेपन्स दिखाए और कहा कि बॉस, हमारे ब्लैकस्मिथ्स ने फाइनली लोहे के प्रॉपर वेपन्स और फार्मिंग टूल्स भारी मात्रा में बना लिए हैं। मैंने उन हथियारों को अपने हाथ में लेकर बहुत ही ध्यान से चेक किया। वो सच में बहुत ही ज्यादा शार्प, डेडली और वेल बैलेंस थे। मैंने तुरंत ऑर्डर दिया कि ये नए लोहे के हथियार सबसे पहले उन वॉरियर्स को दिए जाएं जिन्होंने पिछली जंगों में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। ये देखकर बस्ती के बाकी आदमियों में एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन और जलन आ गई। वो सब भी अब ज्यादा मेहनत करने लगे ताकि उन्हें भी वो चमक चमाते हुए लोहे के वेपन्स मिल सके। पर मू होंग ने मुझे एक बहुत ही बुरी खबर भी दी। उसने परेशान होकर कहा कि बॉस, हमारी आयरन ओर की खदान ऑलमोस्ट पूरी तरह से खाली हो चुकी है और अब हमारे पास नए वेपन्स बनाने के लिए लोहा बिल्कुल भी नहीं बचा है। ये सुनकर मैं थोड़ा सीरियस हो गया। इतने बड़े एम्पायर के लिए सिर्फ एक खदान काफी नहीं थी, मुझे और रिसोर्सेज चाहिए थे और वो रिसोर्सेज इस जमीन पर नहीं थे। मैंने अपनी आंखों में एक बहुत ही वाइल्ड और एडवेंचरस चमक के साथ विशाल समुद्र की तरफ देखा, जो हमारी बस्ती से कुछ ही दूरी पर था। मैंने मू होंग से कहा कि लोहा यहां खत्म हुआ है, पूरी दुनिया में नहीं। मैंने उसे एक बहुत ही मैसिव वुडन शिप का ब्लूप्रिंट दिखाया जो मैंने खुद डिजाइन किया था। वो ब्लूप्रिंट देखकर चीफ यू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सपने में भी इतनी बड़ी नाव नहीं देखी थी। मैंने उसे बहुत ही टेक्निकल तरीके से एक्सप्लेन किया कि हम एक ऐसा जायंट शिप बनाएंगे जो समंदर की भयंकर लहरों और तूफानों को आसानी से चीरते हुए आगे बढ़ सके। मैंने कहा कि हम समंदर के पार जाएंगे और दूसरे अनजान आइलैंड्स पर रहने वाले कबीलों से ट्रेड करेंगे। चीफ यू समंदर का नाम सुनते ही डरते हुए कहा कि लू याओ, समंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वहां जाना सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा है। पर मेरा कॉन्फिडेंस एकदम आसमान पर था। मैंने उसे एश्योरेंस दिया कि मेरा डिजाइन किया हुआ शिप कभी नहीं डूबेगा और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत ही धीरे से बताया कि मैं एक और बहुत ही खतरनाक और टॉप सीक्रेट वेपन पे काम कर रहा हूं। मैंने उसे बताया कि मैंने जानवरों की चर्बी से जो ऑयल और केमिकल्स निकाले हैं उनसे मैं डायनामाइट बना रहा हूं। मैंने कहा कि यह डायनामाइट एक ऐसा जालिम और एक्सप्लोसिव हथियार होगा जो एक ही धमाके में पूरे के पूरे पहाड़ को उड़ा सकता है। महीनों की कड़ी मेहनत और हजारों लोगों के पसीने के बाद फाइनली हमारा वो मैसिव वुडन शिप समंदर के किनारे बनकर पूरी तरह से तैयार खड़ा था। वो शिप सच में किसी पानी पर तैरते हुए बहुत बड़े महल जैसा लग रहा था। मैंने बस्ती के सबसे फिजिकली स्ट्रांग और ब्रेव वॉरियर्स को सिलेक्ट किया और उन्हें अपने साथ शिप पर सवार होने का ऑर्डर दिया। मैंने चीफ यू और शेन नवी को बस्ती की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी सौंपी और अपने सेबर टूथ टाइगर शाओ बाई को भी अपने साथ शिप पर चढ़ा लिया, क्योंकि मुझे किसी भी अनजान खतरे के लिए तैयार रहना था। हमने अपनी भारी पतवारें खोलीं और समंदर की उन खूंखार और ऊंची लहरों पर अपनी एपिक जर्नी शुरू कर दी। हवा बहुत तेज थी और समंदर का नमकीन पानी हमारे चेहरों पर बहुत जोरों से टकरा रहा था। मेरे वॉरियर्स शुरुआत में पानी को देखकर थोड़े डरे हुए थे, पर धीरे धीरे उन्हें इस सफर में मजा आने लगा। कई दिनों की लगातार सेलिंग के बाद फाइनली हमारे शिप के टॉप पर बैठे हुए स्काउट्स ने जोर से चिल्लाकर अलर्ट किया कि उन्हें सामने एक आइलैंड दिखाई दे रहा है।
मैंने तुरंत शिप को उस आइलैंड के किनारे लगाने का ऑर्डर दिया। जैसे ही हम उस आइलैंड पर उतरे, वहां के लोकल प्रिमिटिव लोग अपने पत्थर के भालों और तीरों के साथ हमारे सामने आ गए। वो लोग बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और डरे हुए लग रहे थे। उनका लीडर आगे आया और उसने गुस्से में चिल्लाकर अपनी अजीब सी भाषा में पूछा कि हम लोग कौन हैं और उनके आइलैंड पर क्या करने आए हैं। उसने धमकी दी कि अगर हम एक कदम भी आगे बढ़े तो वो हमें वहीं मार देंगे। मेरे वॉरियर्स भी लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो गए, पर मैंने उन्हें रुकने का इशारा किया। मुझे यहाँ खून नहीं बहाना था, मुझे ट्रेड करना था और अपना दिमाग यूज करना था। मैंने अपने आदमियों से वो खूबसूरत मिट्टी के बने हुए क्ले पॉट्स मंगवाए जो हमने बनाए थे। मैंने उस लीडर को वो बर्तन दिखाए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हम दुश्मन नहीं हैं। मैंने उसे समझाया कि ये जादुई बर्तन हैं जिनमें वो पानी उबाल सकते हैं और अपना गोश्त आराम से पका सकते हैं। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कच्चा खाना और गंदा पानी पीने से भयंकर बीमारियां होती हैं, पर इन बर्तनों का इस्तेमाल करके उनके कबीले के लोग लंबी उम्र तक जिंदा रह सकते हैं। उस लीडर ने उन बर्तनों को बहुत ही हैरानी से देखा। उनके लिए ये सच में एक एलियन टेक्नोलॉजी थी। उसने लालच में आकर पूछा कि हमें इन बर्तनों के बदले क्या चाहिए। मेरी नजर उनके आइलैंड पर पड़े हुए कुछ अजीब से रंग के भारी पत्थरों पर गई। ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है, बल्कि ये इम्प्योर आयरन ओर है जिसमें तांबा और रियल गार यानी सल्फर जैसी बहुत ही कीमती चीजें मिक्स हैं। ये मेरे लिए एक एब्सोल्यूट जैकपॉट था। सल्फर का मतलब था कि अब मैं अपना डायनामाइट इजीली और बहुत ही पावर के साथ बना सकता था। मैंने उस लीडर से कहा कि हमें बस ये बेकार पत्थर दे दो और ये जादुई बर्तन ले लो। वो लीडर खुशी खुशी मान गया, क्योंकि उसके हिसाब से वो सिर्फ कूड़ा दे रहा था। हमने सक्सेसफुली अपनी पहली मैरिटाइम ट्रेड कंप्लीट कर ली थी। तभी सिस्टम का गोल्डन पैनल फ्लैश हुआ और मुझे इस पहली सक्सेसफुल सी ट्रेडिंग के लिए पूरे 20 फ्री स्टैट्स पॉइंट्स का शानदार रिवॉर्ड मिल गया। मैं खुशी से झूम रहा था। मैंने एक जानवर की खाल का टुकड़ा लिया और उस आइलैंड की लोकेशन को एक मैप पर ड्रॉ कर लिया। मैं एक पूरी नेवल ट्रेड रूट एस्टैब्लिश कर रहा था। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। हम उस आइलैंड से बहुत सारा आयरन ओर और सल्फर लेकर आगे बढ़ गए। कई और छोटे छोटे आइलैंड्स पर हमने ट्रेड किया और अपना मैप तैयार किया। फाइनली कई दिनों की लगातार सेलिंग के बाद हम एक बहुत ही बड़े और खौफनाक दिखने वाले आइलैंड पर पहुंचे। ये आइलैंड बाकी सबसे बहुत अलग और मनहूस लग रहा था। यहाँ के पेड़ों पर अजीब से निशान थे और हवा में एक बहुत ही गंदी सी सड़ंद थी। जैसे ही हम समंदर के किनारे उतरे, मेरे वॉरियर्स के पैरों के नीचे कुछ अजीब सी चीजें टकराईं। हमने नीचे देखा तो वो इंसानों की खोपड़ियां और हड्डियां थी। पूरा किनारा इंसानी कंकालों से भरा हुआ था। ये भयानक नजारा देखकर मेरे वॉरियर्स के पसीने छूट गए। मूहोंग ने घबराते हुए कहा कि बॉस, ये जगह बहुत ही डरावनी है। मुझे लगता है कि ये किसी कैनिबल ट्राइब यानी नरभक्षी कबीले का आइलैंड है। वो लोग इंसानों को मार कर खाते हैं। मैंने उसे शांत रहने को कहा। मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि मेरे अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। मैं अपनी पूरी फोर्स और अपने सेबर टूथ टाइगर शाओ बाई के साथ उस आइलैंड के अंदर वाले घने जंगल में घुस। कुछ ही दूर जाने पर हमने देखा कि वहां एक बहुत बड़ी आग जल रही और कुछ खूंखार दिखने वाले प्रिमिटिव लोग एक बूढ़े आदमी को रस्सियों से बांधकर उस आग के पास ला रहे थे। वो लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि इस दुश्मन को भून कर खाएंगे। वो बूढ़ा आदमी डर के मारे चीख रहा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। मैं बिना डरे सीधा उन कैनिबल्स के सामने पहुंच गया। मुझे देखकर वो सब पूरी तरह से चौंक गए। उनका लीडर आगे आया और उसने अपनी खून से सनी हुई कुल्हाड़ी मेरी तरफ करके कहा कि तुम लोग कौन हो जो हमारा शिकार छीनने आए हो। उसने कहा कि तुम लोग भी सिर्फ हमारे लिए गोश्त हो और आज रात हम तुम्हारी भी दावत उड़ाएंगे। मैंने एक बहुत ही अल्फा और कोल्ड स्माइल के साथ उसे देखा। मैंने कहा कि हम यहाँ तुमसे लड़ने नहीं बल्कि ट्रेड करने आए हैं। मैंने कहा कि हमें तुम्हारे वेपन और रिसोर्सेज चाहिए और बदले में हम तुम्हें काम की चीजें देंगे। उस कैनिबल लीडर ने बहुत ही घमंड से कहा कि उन्हें सिर्फ इंसानों का गोश्त चाहिए और कुछ नहीं। तभी वो बूढ़ा आदमी जो बंधा हुआ था, उसने मेरी तरफ देखकर जोर से चिल्लाया कि वो कोई कैनिबल नहीं है। उसने रोते हुए कहा कि उसका कबीला इन दरिंदों ने तबाह कर दिया था और उसे जिंदा पकड़ लिया था क्योंकि वो नए नए टूल्स और हथियार बनाने में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। उसने कहा कि वो एक इन्वेंटर है। ये सुनकर मेरा मॉडर्न दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया। एक प्रिमिटिव इन्वेंटर मेरे एम्पायर के लिए बहुत काम आ सकता था। मैंने उस कैनिबल लीडर से कहा कि मैं ट्रेड करने को तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। मैंने कहा कि मैं अपने कुछ आदमियों को तुम्हारे कबीले में भेजूंगा ताकि वो देख सकें कि तुम लोग सच में ट्रेड के लायक हो या नहीं। वो लीडर अपनी खौफनाक हंसी हंसते हुए मान गया, पर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने उस बूढ़े इन्वेंटर को अपने साथ शिप पर चलने को कहा ताकि वो हमारी ग्रेट वेस्टलैंड ट्राइब की असली ताकत देख सके। हम उस बूढ़े इन्वेंटर को लेकर अपनी बस्ती वापस आ गए। जब वो बूढ़ा इंसान हमारी ग्रेट वेस्टलैंड ट्राइब के मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ छोटी छोटी झोपड़ियां और जंगली जानवर देखे थे, पर यहाँ उसे विशाल पक्की दीवारें, लोहे के हथियार पकड़े हुए गार्ड्स, गोल्डन राइस के लहराते हुए खेत और वो मैसिव ट्रेब्यूशेट्स दिखाई दी। वो लिटरली सदमे में था। उसने कांपते हुए हाथों से एक पक्की ईंट को छुआ और रोने लगा। उसने कहा कि ये कोई इंसानी बस्ती नहीं हो सकती, ये पक्का किसी भगवान का बनाया हुआ शहर है। मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसे वो जानवरों की खाल दिखाई जिस पर मैंने हानजी यानी चाइनीज कैरेक्टर्स लिखे हुए थे। मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि ये राइटिंग है और इससे हम अपनी पूरी नॉलेज को हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो बूढ़ा आदमी वो रिटन वर्ड्स देखकर पूरी तरह से टूट गया। उसने मेरे सामने अपने घुटने टेक दिए और फूट फूट कर रोने लगा।
उसने कहा कि वो पूरी जिंदगी सिर्फ छोटे मोटे टूल्स बनाता रहा, पर मेरी ये राइटिंग इन्वेंशन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि बॉस, मुझे वापस उस नरभक्षी कबीले के पास मत भेजिए, मुझे यहीं अपनी गुलामी में रख लीजिए। मैं आपकी सारी नॉलेज को इन पत्थरों और खालों पर लिखने का काम करूंगा, मैं आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड करूंगा। उसकी ये डिवोशन देखकर मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन फील हुआ। मैंने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा कि आज से तुम मेरी ग्रेट वेस्टलैंड ट्राइब के चीफ हिस्टोरियन हो। पर मैंने उसे एक बहुत ही सीरियस लुक दिया। मैंने कहा कि तुम्हें एक बार वापस उस कैनिबल आइलैंड पर जाना होगा। तुम्हें जाकर उस कैनिबल लीडर को बताना होगा कि हमारी बस्ती कितनी ज्यादा अमीर और ताकतवर है। तुम्हें उनके अंदर लालच पैदा करना होगा ताकि वो खुद चलकर हमारे ट्रैप में आए। वो बूढ़ा आदमी मेरा प्लान समझ गया और उसने पूरे रिस्पेक्ट के साथ अपना सिर हिलाया। वो मेरे एम्पायर के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था। कुछ दिनों बाद हम उस बूढ़े आदमी को लेकर वापस उस कैनिबल आइलैंड के किनारे पर पहुंचे। हमने अपना शिप किनारे पर खड़ा कर दिया। वो बूढ़ा आदमी उस कैनिबल लीडर के पास गया और उसने मेरी सिखाई हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि हमारे पास कितने सारे रिसोर्सेज, खाना और हथियार हैं। ये सुनते ही उस कैनिबल लीडर की आंखों में लालच और खून सवार हो गया। उसने अपनी पूरी खूंखार आर्मी को इकट्ठा किया और जंगल से बाहर समंदर के किनारे की तरफ दौड़ा। उसका प्लान था कि वो हम सबको मारकर खा जाएगा और हमारा वो विशाल शिप और सारा खजाना लूट लेगा। वो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। जब उसकी आर्मी समंदर के किनारे पहुंची तो उन्होंने देखा कि हम सिर्फ मुट्ठी भर लोग वहां खड़े थे। कैनिबल लीडर जोर जोर से हंसने लगा और उसने अपने आदमियों को हम पर टूट पड़ने का ऑर्डर दिया। वो जंगली भेड़ियों की तरह हमारी तरफ भागते हुए आए, पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किससे हो रहा था। मैंने अपना सिस्टम इंटरफेस ओपन किया। मेरा रूलर ऑफ द लैंड लेवल 2 बफ पूरी तरह से एक्टिव था। मेरे वॉरियर्स के शरीर में एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड दौड़ रही थी। मैंने सिर्फ एक इशारा किया और मेरे वॉरियर्स ने अपने लोहे के हथियारों के साथ उन कैनिबल्स पर काउंटर अटैक कर दिया। बॉस, वो लड़ाई नहीं थी, वो एक तरफा स्लॉटर था। मेरे बफ्ड वॉरियर्स ने उन नरभक्षियों को हवा में उछाल उछाल कर मारना शुरू कर दिया। उनके प्रिमिटिव हथियार हमारे लोहे के वेपन्स के सामने तिनके की तरह टूट रहे थे। कुछ ही मिनटों में समंदर का किनारा उन कैनिबल्स की लाशों से भर गया। उनका लीडर ये भयानक तबाही देखकर पूरी तरह से सदमे में चला गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे कुछ वॉरियर्स उसकी पूरी खूंखार आर्मी को कैसे काट रहे हैं। अपने आदमियों को इस तरह मरता देख वो कैनिबल लीडर गुस्से से पूरी तरह पागल हो गया। वो सच में एक बहुत ही जायंट और मस्कुलर मॉन्स्टर था। उसने अपनी भारी और नुकीली भाला उठाई और पूरी ताकत के साथ मेरी तरफ दौड़ा। उसकी आंखों में खून सवार था। मुंहोंग ने चिल्लाकर मुझे अलर्ट किया कि बॉस, वो लीडर बहुत खतरनाक है, बच के रहना। मैंने बहुत ही कामली अपना सिस्टम इंटरफेस ओपन किया। नेम लू याओ, स्ट्रेंथ 64, एजिलिटी 14, डिफेंस 10, स्पिरिट 113। मेरे पास जितने भी स्टैट्स पॉइंट्स थे, मैंने वो सारे के सारे डायरेक्टली अपनी डिफेंस एट्रीब्यूट में एलोकेट कर दी। मेरी मसल्स और मेरी स्किन अचानक से किसी अनब्रेकेबल स्टील की तरह सख्त हो गई। वो कैनिबल लीडर अपनी पूरी ताकत के साथ वो नुकीली भाला सीधा मेरी छाती पर दे मारी, पर जैसे ही वो भाला मेरी स्किन से टकराया, वो भाला वहीं से टूटकर 2 टुकड़े हो गया। वो लीडर धक्के से पीछे गिरा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान बिना आर्मर के इतने भयानक वार को कैसे रोक सकता है। वो डर के मारे कांपने लगा। मैंने एक बहुत ही खौफनाक और शैतानी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा। मैंने कहा कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली तबाही क्या होती है। मैंने अपनी कमर से वो डायनामाइट का बंडल निकाला जो मैंने सल्फर और एनिमल फैट से बनाया था। मैंने अपनी उंगलियों से फायर स्पेल एक्टिवेट किया और उस डायनामाइट की रस्सी को आग लगा दी। वो रस्सी फुसफुसाते हुए जलने लगी। मैंने वो डायनामाइट का बंडल पूरी ताकत से उन बचे हुए कैनिबल्स के बीच में फेंक दिया। अगले ही सेकंड एक ऐसा भयंकर और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ कि पूरा आइलैंड हिल गया। आग की एक बहुत बड़ी मशरूम क्लाउड हवा में उठी और वहां मौजूद सारे के सारे दुश्मन हवा में उड़कर चीथड़े चीथड़े हो गए। वो खौफनाक धमाका देखकर जो कुछ कैनिबल जिंदा बच गए थे, उनकी रूह कांप गई। उन्होंने अपने सारे हथियार जमीन पर फेंक दिए और मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगे। हमने उन सबको पकड़ लिया और शिप में लाकर हम उनको हमारी ट्राइब में ले जा रहे थे। वो लोग रो पड़े कि प्रिमिटिव रूल्स के हिसाब से उनका मरना तय है। म्यू हॉम ने अपनी लोहे की तलवार निकाली और गुस्से में कहा कि बॉस, ये बूढ़ा आदमी ही धोखेबाज है। इन नरभक्षियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हमें इन्हें भी इसी वक्त मार देना चाहिए। ये बोलकर उसने हमला कर दिया, लेकिन मैंने उसे रोका। मैंने उन कैदियों को देखा। मैंने कहा कि मरे हुए लोग हमारे किसी काम के नहीं हैं। हमारी ग्रेट वेस्टलैंड ट्राइब बहुत तेजी से फैल रही है और हमें अपने खेतों में काम करने के लिए, पत्थरों को तोड़ने के लिए और नए शहर बसाने के लिए बहुत सारे मजबूत मजदूरों की जरूरत है। मैंने डिक्लेयर किया कि आज से ये खूंखार नरभक्षी सिर्फ हमारे गुलाम हैं और इनकी पूरी जिंदगी हमारे एम्पायर को बनाने में खर्च होगी। हम सब जब ट्राइब लौटे तब सब ने काम स्टार्ट कर दिया। चीफ यू प्यार से मेरे कंधों में आ पड़ी और कहा, तुम सच में लाजवाब हो, इतने सारे लोगों को काम में ले लिया। वो बहुत खुश थी। बाद में मैंने उस बूढ़े को कहा कि अब तुम्हारा काम शुरू होता है। तुम्हें मेरी इस जीत को, मेरे इस एम्पायर के बनने की पूरी कहानी को
उन पत्थरों और खालों पर अपने लिखे हुए शब्दों में हमेशा के लिए दर्ज करना है। वो बूढ़ा इंसान रोते हुए मेरे सामने झुक गया और उसने कहा कि बॉस, मैं आपकी इस महान हिस्ट्री को अपनी आखिरी सांस तक रिकॉर्ड करूंगा। मैं चीफ यू के साथ था और आसमान की तरफ देखने लगा। मैंने एक ठंडी गुफा से शुरुआत की थी और आज मैं इस पूरी प्रिमिटिव वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्परर बन चुका था। मेरा सिस्टम मुझे अभी और भी बहुत सारी पावर्स देने वाला है और आज लू याओ इस प्रिमिटिव वर्ल्ड का एब्सोल्यूट गॉड बन चुका था और ये तो बस शुरुआत थी। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।